बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सा मार्केट में नर्वसनेस क्रीप इन होती हुई निफ्टी देखिए, हालांकि लोअर लेवल से शानदार रिकवरी देखी हमने आज भी, लेकिन निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, दोनों में आज थोड़ा सा हायर लेवल से गिरावट भी आई और कल के हाइस के करीब जाकर फिर फिसले हम, हालांकि और कल के लो को ब्रेक किया। तो काफ़ी टेक्सचर शायद थोड़ा बिगड़ा है आज। कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। शेयर और वीरू भी रहेंगे मेरे साथ शो में। माइक अड्डा देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ऊपरी स्तरों से गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी का मोड। निफ्टी निश्चित स्तरों से 125 पॉइंट सुधरकर 25,100 के ऊपर आया। दिग्गज IT शेयरों ने दिया सहारा। बैंक निफ्टी में भी सुधार। मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव कायम। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। RBI के नए नियमों के चलते SBI कार्ड्स को सपोर्ट। शेयर करीब 2.5% चढ़कर वायदा के टॉप गिनर्स में हुआ शुमार। वहीं GMDC और NSE में भी अच्छी खरीदारी, लेकिन कमजोर बिजनेस अपडेट से गोदरेज कंज्यूमर बैकफुट पर। कल TCS के नंबर से होगी Q2 के अर्निंग सीजन की शुरुआत। CNBC आवाज़ पोल के मुताबिक आधे % से ज़्यादा बढ़ सकती है कंपनी की आय। मार्जिन रह सकते हैं फ्लैट। AI और कर्मचारियों की छटनी पर मैनेजमेंट की कमेंट्री पर रहेगी नज़र। साथ ही टाटा एलेक्सी के नंबर्स का भी इंतजार। TCS के नतीजों से पहले IT शेयर में जोरदार रफ्तार। निफ्टी IT करीब 2% मजबूत। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और TCS निफ्टी के टॉप गिनर्स में हुए शुमार, लेकिन रियल्टी, डिफेंस और कैपिटल गुड्स शेयरों में आज मुनाफा वसूली। बाजार को पसंद आए टाइटन के Q2 अपडेट। शेयर 4% से ज़्यादा उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गिनर बना। सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद ज्वेलरी सेगमेंट में 19% की ग्रोथ से बाजार खुश। कल की जोरदार तेजी के बाद EMS शेयरों में आज मुनाफा वसूली। केंसटेक करीब 4% टूटकर बना वायदा का टॉप लूजर। वहीं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, अंबर डिक्सन में भी कमजोरी का। और अब से थोड़ी देर में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। सालाना 2 करोड़ एयर ट्रैवलर की क्षमता। ओके, चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे। और बाज़ार में आज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है। निफ्टी में काफ़ी उतार चढ़ाव आज आपको देखने को मिला। और आज निफ्टी ने काफ़ी दिनों के बाद एक लोअर हाई बनाया है। और संभव है कि ये जो 4 दिनों की ये जो एक स्विंग है, ये एक शायद 25,200 पर रुकी हो, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। आज का हाई भी देखिए आप 25,192। तो अब देखते हैं, नई तेज़ी के लिए शायद 25,250 इसके ऊपर निकलना ज़रूरी होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी थोड़ा सा आज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है। वैसे ख़राब दिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो पिछले कुछ दिनों की आदत लग गई थी, कुछ दिनों की जो स्विंग थी, उसके मुकाबले ज़रूर आज थोड़ा सा आपको एक नेगेटिविटी शायद देखने को मिली, खासतौर से जो आप एडवांस डिक्लाइन देखें उसमें। खैर, आगे बढ़ते हैं। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, मार्केट हाई साइड से थोड़ा फिसला, लेकिन निचले स्रोत से भी रिकवरी दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स थोड़ा तंग कर रहे हैं, इसलिए आपको ब्रेथ थोड़ी डिक्लाइंस की ओर झुकती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो अभी सवाल उठाना सही होगा कि क्या लॉन्ग मच्योर्ड हो गए, लॉन्ग ट्रेडर मच्योर्ड हो गए? अगर हाँ, तो अब क्या स्ट्रैटेजी होगी? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? कैसे नेविगेट करेंगे इस मार्केट को? बिल्कुल। तो देखिए श्रेया, सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर संभल कर चलने की ज़रूरत है। मार्केट का टेक्सचर थोड़ा बिगड़ा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हो गई हो या कुछ ऐसा हो गया हो कि बस अब मार्केट यहाँ से कोलैप्स करेगा। लेकिन कल एक्सपायरी दिन था। कल की उस डिक्लाइन को हम एक उस हिसाब से मान सकते थे कि एक्सपायरी डे की वजह से मार्केट थोड़ा सा बिगड़ा है। लेकिन आज के जो इंटरनल्स हैं ना, वो ख़राब है मार्केट के। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मार्केट ब्रेड्थ। अब देखिए 3 दिन से मार्केट ब्रेड्थ जो है वो ख़राब हो रही है। इंट्राडे में क्रॉस करती है, डिक्लाइंस के फेवर में आती है और वो डिक्लाइंस के फेवर में ही रहती है। आज भी देखिए डिक्लाइंस के फेवर में है। परसों आपको याद होगा स्मॉल कैप ऑलमोस्ट रेड में थे। कल भी मिड कैप भले ही ग्रीन में था, लेकिन एडवांस डिक्लाइन कल भी अच्छा नहीं था।
यहाँ पर। और एक बात, जो लीडरशिप पॉकेट है बैंक निफ्टी, उसने अंडर परफॉर्म करना शुरू करा है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भले ही वापस रिकवरी आ गई लेकिन अंडर परफॉर्म किया है इसने और कल के लो को ब्रेक किया। तो अगर लोअर लो और लोअर हाई का कंफर्मेशन मिला, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी कंफर्मेशन हुआ है क्योंकि अभी तो लास्ट का 1.5 घंटा बाकी है, हो सकता है आप आखिरी के 1-1.5 घंटे में मिरेकुलसली डे हाई क्रॉस कर दे। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर एक शॉर्ट ट्रेड भी ओपन होगा, हो सकता है, डिपेंड करता है आज की क्लोजिंग कहाँ पर होगी। शॉर्ट ट्रेडिंग का कंफर्मेशन जैसा मैं कह रहा हूँ आज की क्लोजिंग में मिलेगा, आज की क्लोजिंग में। लेकिन एक सेंस मार्केट दे रही है कि अगर आज के लो को आप वापस अगर रिविजिट करें, 25,050 के अगर नीचे वापस आए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर हूँ। एक रेजिस्टेंस जोन अब क्लियर हो गया निफ्टी का 25,200 से 25,250 और सपोर्ट जोन है यहाँ पर आपका 25,000 से 25,050 का। और अगर आप 25,050 के नीचे बंद हों और लास्ट के आधे घंटे में उसके नीचे फिसलें तो वो शॉर्टिंग का साइन होगा। इन दैट केस मार्केट आपको लोअर हाई और लोअर लो कंफर्म करेगा और इन दैट केस मार्केट आपको कंफर्म करेगा कि ये वाली स्विंग जो है ये पूरी हुई। हाँ, अगर आपने 25,250 क्रॉस कर दिया ऑल गुड। बैंक निफ्टी पर खास तौर से नजर रहेगी 56,000 के नीचे अगर दोबारा गए, आप एक बार गए, आप बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, रिकवरी आ गई, 56,000 के नीचे अगर आप दोबारा गए तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से फिर बाहर निकले क्योंकि 56,000 के नीचे 55,500 भी आ सकता है। देखिए इस मार्केट में ना ट्रेंड्स बहुत तेज़ी से बदलते हैं, आपको पता नहीं चलता, उससे पहले ट्रेंड बदल जाता है। तो इसके लिए हमको उसमें फंसना नहीं है। हमने एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड स्विंग एंजॉय की है, हमको उसका प्रॉफिट एंजॉय करना है, इसीलिए उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अहमियत है। उसी हिसाब से 56,500 पर अब बड़ी रेजिस्टेंस है। अब आप कहेंगे कि जो मेरा सुबह का व्यू था कि वो ऑल टाइम हाई वाला बैंक निफ्टी का व्यू बिल्कुल वो इंटैक्ट है। डिपेंड्स ऑन अगर रिसेंट लो बचते हैं या नहीं बचते, मतलब ये 55,800 ये लेवल बचता है या नहीं बचता है। तो हर चीज़ जो है ना वो यू हैव टू अलाइन विद टाइम, टाइम के हिसाब से। लेकिन आज का जो टेक्सचर है थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। चलिए वीरू के पास चलते हैं। वीरू गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन था? गुड आफ्टरनून। देखिए अभी बात करने के लिए मेरे पास 3 नहीं सिर्फ 2 ही स्टॉक्स हैं, आज 2 ही पे बात करूंगा। देखिए पहली तो है एक्यूट स्ट्रेंथ, जिसको मैंने कल भी इसी वक्त क्लोजिंग में अपने स्टॉक्स में शामिल किया था। स्टैट्स मेरे फेवर में थे। एटर्नल कल था करीब 338 पे, आज इस स्टॉक ने अब से कुछ देर पहले अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। इट्स एट 341.70। 340 का जो इसने अभी 26.65 का हाई लगाया, ये इसका ऑल टाइम हाई है। जिस प्रकार से मैं कल भी कह रहा था कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं वो 360 पे जा रहे हैं, 20 रुपए का जोन उन्होंने छोड़ दिया, ठीक उसी के मुताबिक रिएक्ट करता हुआ। और आज भी अगर आप देखें ओवाई यानी शॉर्ट्स जो हैं वो कवर होते हुए ओवाई लूज हुआ है 2.98 और छोटी सी शॉर्ट कवरिंग में भी इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया। तो एटर्नल दूसरा, पहला। और दूसरा सिर्फ मैं यहाँ पे रखूँगा, दैट्स मैक्स हेल्थ केयर। रिवर्सल लोअर ट्रैजेक्टरी से इस स्टॉक ने पहली बार इतनी कमांडिंग पोजीशन में आके अपना 20 डेमा क्रॉस किया है 22 अगस्त 2025 के बाद पहली बार। पूरे जो ये हॉस्पिटल सेगमेंट है, हेल्थ केयर सेगमेंट में, ये सबसे बड़ी प्राइस डैमेज देख के आया था अगेंस्ट अपोलो, अगेंस्ट फोर्टिस, और 200 डेमा से इसने रिवर्सल लिया और अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ और अच्छी बाइंग है। 1.25% वाई बिल्डअप यहाँ पे हुआ। तो 2 ही स्टॉक्स रखूंगा, एक एटर्नल स्ट्रेंथ और दूसरा है रिवर्सल, दैट्स मैक्स हेल्थ केयर। पर अनुज, बैंक निफ्टी ये इसके सिंक होने का कुछ कारण नजर आ रहा है आपको? अगेन क्या हायर लेवल्स पे एफआई सेलिंग एचडीएफसी को, हायर लेवल्स पे एफआई सेलिंग आईसीआईसीआई को ट्रबल कर रही है, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है क्या? देखिए ये सवाल अगर आपने मुझसे 1 घंटे पहले पूछा था तो मैं उसका जवाब बिल्कुल फर्मली हाँ में देता, लेकिन पिछले 1 घंटे में जो वापस रिकवरी आ गई उसने थोड़ा सा वापस टेक्सचर बदला है। लेकिन देखिए फिर एक चीज़ है कि बैंक निफ्टी में लीडरशिप है और ख़ासतौर से पॉलिसी के बाद वो लीडरशिप हमने अच्छे से देखी। उसके बाद आई थिंक एचडीएफसी बैंक के अपडेट्स अच्छे थे, लेकिन पिछले 1-2 दिन में 1-2 स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा टेक्सचर इनका बिगड़ा है। जैसे एक्सिस बैंक का टेक्सचर लगातार 1 वे रैली के बाद वो थोड़ा सा बिगड़ा, उस पर आप नज़र रखिएगा। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक कल अच्छा चला, लेकिन वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वो डिसाइसिव थ्रस्ट नहीं जनरेट कर पा रहा है आईसीआईसीआई बैंक। तो वो एक और स्टॉक है जिस पर आपको नज़र रखनी होगी। और पीएसयू बैंक्स ने थोड़ा सा, वो जो पीएसयू बैंक्स में रैली चल रही थी वो थोड़ी सी पंक्चर हुई है। अगर आप देखें निफ्टी पीएसयू बैंक, वो थोड़ा सा पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर आना शुरू हुआ है। खैर जो भी है, अभी भी कोई ऐसा मतलब शॉर्ट ट्रेड नहीं ट्रिगर हुआ है। और आज देख लेते हैं, शाम को एफआई का डेटा आएगा तो फिर कंफर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्रेया जी,
मेरे पहले सवाल में जो आपने जवाब दिया उसमें कहा कि इंटरनल सभी थोड़े ख़राब लग रहे हैं आपको, ऐसा क्या ख़राब लग रहा है आपको? देखिए, दो चीज़ें हैं उसमें। सबसे पहला तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि वो है मिड कैप का डिस्ट्रीब्यूशन। आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए और एडवांस डिक्लाइन देखिए। आप अगर एक टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की एक लिस्ट देखेंगे, टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की, तो उसमें आपको काफ़ी स्टॉक्स आज रेड में दिखाई देंगे। तो आई थिंक जैसे सुजलोन है, कैनरा बैंक है, वोडा आइडिया है, येस बैंक है, ऐसे कुछ स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन मुझे जो चीज़ पिंच कर रही है और मैं हैरान हूँ, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, आईपीओज। श्रेया, कल ग्लॉटेस का आईपीओ 35% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। ये मेन बोर्ड के आईपीओज हैं। कल ग्लॉटेस का आईपीओ 35% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है। आज ओम फ्रेट का आईपीओ 40% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है। सोचिए। और पता है इसमें दिक्कत क्या आती है? इन दोनों आईपीओ में रिटेल को लगभग पूरा एलोकेशन मिला होगा। जो आईपीओ अच्छे होते हैं उनमें एलोकेशन मिलता नहीं है। जिनमें आईपीओ में मिल जाते हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं। और दिक्कत पता है क्या है? आपको लगता है 40% के लॉस पर रिटेल बेच देगा? वो कहेगा नहीं, अब थोड़ा मेरे प्राइस पे आएगा, मैं तब बेचूंगा। वो प्राइस आएगा ही नहीं, भूल जाइए। अगर 40% डिस्काउंट पे कोई लिस्ट हो रहा है, वो नहीं आएगा आपके प्राइस पे, आपको डिस्काउंट पे ही बेचना होगा। और एग्जिट नहीं होती है ऐसे स्टॉक्स में। मैंने कई बार आईपीओ की क्वालिटी को लेकर वार्निंग दी है, कई बार कहा है कि 80 to 90%, जरूरी थोड़ा कि आपको हर आईपीओ पे कमेंट्री देनी है। 80 to 90% जो आईपीओ है ना, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। उसके बीच में एक आध एलजी जैसे आईपीओ आ रहे हैं जो अच्छे आईपीओ हैं। अदरवाइज कई आईपीओज यहाँ पर हैं जो मैं लिख के ये आज नहीं कह रहा हूँ, पहले से कह रहा था। कई ऐसे आईपीओ हैं जो अपने आईपीओ प्राइस को क्रॉस नहीं करेंगे। 80 to 90% आईपीओ इस साल जो आ रहे हैं ना, वो अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर आपको 2 साल के बाद नहीं दिखाई देंगे। ये फैक्ट है, ये हर मार्केट में होता है। और ये एक और रीज़न है जो मुझे लग रहा है कि मार्केट का थोड़ा सा टेक्सचर ख़राब हो रहा है। बात करते करते निफ्टी देखिए किस तरीके से एकदम से वापस अब डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। एक बार लेकर आइए जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट। आई थिंक इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, ये गलत है। मतलब चार्ट में नहीं दिखाई देगा ये चार्ट। अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। नहीं, चार्ट में वो लेवल नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं उसको हटाना पड़ेगा। चार्ट में वो लेवल नहीं दिख रहा है। सेंसेक्स दिखाइए एक बार। हाँ, ये देखिए अब आया वो लेवल, अब दिखाई देगा आपको। 25,074 के करीब इस समय वो ट्रेड करता हुआ। आप चलिए श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज के कार्यक्रम का क्रम। जी, क्योंकि मार्केट हाई साइड से थोड़ा फिसला है तो नेगेटिव ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। कहाँ थोड़ी गिरावट आज ज़्यादा देखने को मिल रही है आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगा। पिछले कुछ सत्रों से मैं देखा कि स्टॉक्स में अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट टूट गया आज। कल सीमेंट स्पेस में थोड़ी बाइंग नजर आ रही थी। 1.5% के करीब यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा टूटा। टाटा मोटर्स की Q2 अपडेट काफ़ी ख़राब थे। 1.5% यहाँ पे गिरावट आई। HDFC लाइफ भी गोता लगा गया आज 1.5% के करीब। साथ ही वायदा बाजार में देखें केनस्टैक का पूरा EMS स्पेस आज फिर से मुनाफा वसूली का शिकार। 4.5% इंटैक्ट टूटा। रेलवे पैक में थोड़ी दबाव देखने को मिल रही है। यहाँ पे 2.5% के करीब RVNL IRFC भी 2% से ज़्यादा टूट गया। NCC लिमिटेड पर भी डेंट पड़ा है आज 0.25% के करीब। लेकिन जो चले हैं टाइटन उसमें से एक। Q2 अपडेट अच्छे लगे मार्केट को। ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे थे तो 4.5% के करीब ये दौड़ गया। IT पैक से आज सहारा मिलता हुआ नजर आया। इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा सभी आपको अच्छे खासे मोमेंटम के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वायदे से देखें आप, नेल्को दौड़ गया 3.5% के करीब। RBL बैंक 5% चढ़ गया। और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी थोड़ी बहुत बाइंग। 361 वैम आपको 2% अप नजर आएगा। और IIFL फाइनेंस भी, कल भी चल रहा था ये स्टॉक, आज भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है करीब 2% के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी, टेक्निकल सिंह हैं प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, आशीष कयल और विकास आलूंखे जी से। 2:15 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे टाइटन का शेयर क्यों चमक रहा है। 2:20 पर सुदर्शन कुमार बताएंगे मदरसन का शेयर कमजोर क्यों है। 2:30 आशीष वर्मा बताएंगे TCS के Q2 नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:45 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको भारत का डिफेंस बजट कितना बड़ा है। 2:50 पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खास डिटेल लेकर आएंगे विपिन भट्ट। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर एनर्जी कल स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पैनल तैयार है हमारा, ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मार्केट एक बार और गोता लगाता हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कोलैप्स कर रहा है।
गावा सर बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक ध्यान देना चाहिए एक स्टॉक पर जो कि एग्रेसिव कॉल है, वो है टोरेंट फार्मा। अप मूव मिलना है तो यहीं से मिलना है। 3-4 दिन से एक रेसिलियंस दिखा रहा है ऑन द डाउन साइड। टोरेंट फार्मा स्टॉप ट्रेड कर रहा है 3557 पर। मेरे ख्याल से बहुत ही टाइट स्टॉप होना चाहिए। वो होना चाहिए करीब 35440 का, ज्यादा नहीं, करीब 18 रुपए का हो गया। नियर टर्म टारगेट 3625। यस, 3625 पर टारगेट होना चाहिए टोरेंट फार्मा, एग्रेसिव कॉल। ओके, टोरेंट फार्मा की कॉल है 3561 पे। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, नैल्को नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी करनी है। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 222 रुपए के स्टॉप लॉस से 222 के स्टॉप लॉस से नैल्को पे खरीदारी करेंगे और 232 रुपए 232 के टारगेट सेट करेंगे। तो 225 वाला कॉल ऑप्शन भी स्टॉक का लिया जा सकता है। प्राइस उसके चल रहे हैं 7 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस आपको 5 रुपए का लगाना है और 12 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। नैल्को मानस जी के पिक मेटल्स के सेक्टर में अगर आप देखें तो चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग नजर आ रही है। नैल्कोस में से 3.5% अप आज के सेशन में। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? देखिए, ओवरऑल श्रेया जो रुझान है बाई साइड पे ही रहेगा। इंडेक्स में भी बाई साइड बाय ऑन डिप्स का रुझान है। वैसे ही यहाँ पर देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक अच्छा खासा बाइंग देखा गया है लोअर लेवल से। आज के दिन में डिप लगाया था ये स्टॉक ने करीबन 751.65 के आसपास, वहां से अच्छी बाइंग आई है और रिवर्सल कैंडल बन रही है, तो अच्छा वॉल्यूम्स भी पिकअप हुआ है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे बाय करने की राय होगी। यहाँ से ऊपर में जो टारगेट आते हैं वो करीबन 810 का है, स्टॉप लॉस 744 का लगाना होगा। ओके, एयू बैंक। चलिए, तो अब तक 3 लॉन्ग साइड की ट्रेड्स हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी बताइए क्या ट्रेड लेकर आए हैं आप? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, आईटी लॉन्ग है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे सेल सिग्नल आ रहा है। तो उसमें से एक मुझे जो अच्छा सेल साइड के लिए अच्छा लग रहा है, दैट इज प्रेस्टीज। देखिए, प्रेस्टीज में अगर आप देखें तो इसका जो 200 डीएमआ था वो करीबन 1540 के आसपास है, जो इसका 200 डीएमआ फ्यूचर में है और एग्जैक्टली इसी लेवल से ये पलटा है। और जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे एक इंट्राडे या आप कह सकते हैं एक स्विंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेल की। सो 1515 है, हमें सेल करना है 1520 के नीचे, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1535 का और इसका स्विंग का टारगेट बनेगा 1480 का। प्रोबेबली उससे भी नीचे टूट सकता है। सो 1480 ये एक स्टॉप टारगेट लेके काम करे। अगर किसी को ऑप्शंस के साथ काम करना है ना, 1500 का पुट ऑप्शन लेके 35 पे मिल रहा है, 25 का स्टॉप लॉस होगा, 55 to 60 ये इसका स्विंग का टारगेट। प्रेस्टीज। ओके, पैसे स्टेट्स 1509 पे आपका यहाँ पे एक बेरिश शॉर्ट व्यू है। 35 पे आप इसकी पुट भी ले सकते हैं अगर आप फ्यूचर्स में कंफर्टेबल ना हो, और ये स्ट्राइक है 1500 की। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप मुझे पॉजिटिव साइड ही लग रहा है, तो मेरा बाय कॉल रहेगा। इंडस टावर मुझे स्ट्रांग लग रहा है। डेली चार्ट पे जो लास्ट 3 मंथ से जो डाउनफॉल आ चुका था, जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट कल यहाँ पे 355 पे देखने मिला था। कल हमने देखा कि वॉल्यूम के साथ यहाँ पे प्राइस मोमेंटम भी देखने मिला था, तो मुझे लगता है एक अच्छा यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। 378 के टारगेट मुझे लगता है ऊपर में आते हुए देखने मिलेंगे। 350 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस अभी बन चुका है, तो 350 के स्टॉप लॉस से इंडस टावर को बाय करना है 378 के टारगेट के लिए। इंडस टावर यहाँ पे खरीदारी की राय विकास सालुंखे जी की तरफ से आती हुई। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ। गाबा सर ने टोरेंट टोरेंट फार्मा चुना है। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 3625 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। 3540 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। मानस जी ने नैल्को में खरीदारी की राय बताई है, अच्छा लग रहा है उनको ये चार्ट। 232 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। 220 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आशीष कयाल जी ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर दाव लगाया है, अच्छा लग रहा है उनको। 810 के टारगेट, 744 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। राजेश सातपुते जी ने सेल की कॉल दी है, एक सेल की कॉल पैनल की तरफ से। 1480 तक के नीचे के टारगेट, 1535 का स्टॉप लॉस, साथ ही आप 1500 के पुट में भी खरीदारी कर सकते हैं प्रेस्टीज के। विकास सालुंखे जी ने अभी अभी इंडस टावर चुना, यहाँ पर बाई करने की राय। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर 378 के टारगेट, 350 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब चलते गौरांग जी के पास। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा? धन्यवाद जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो एक डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज जिस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी चूजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो विकल्प के रूप में आईटी क्षेत्र की मझौली कंपनी कोफोर्ज, इसका चयन आज किया है हमने। नतीजे कल से शुरू हो जाएंगे, टीसीएस आगाज करेगा नतीजों का दूसरी तिमाही का। हमारा अनुमान ये कहता है कि शायद जो मझौली आईटी क्षेत्र की कंपनियां हैं जैसे कि कोफोर्ज, इनके नतीजे थोड़े बहुत और बेहतर आने चाहिए। गौरांग जी गुड आफ्टरनून। टाइटन पर क्या व्यू रहेगा? अनुज भाई, 4000 के लक्ष्यांक अभी भी है, और आज जिस प्रकार से कारोबार को लेकर के अपडेट आई है और जिस प्रकार से योगदान चौतरफा बैलेंस शीट पे आ रहा है, जेंट्स ज्वेलरी, रिस्ट वॉचेस, कंज्यूमेबल्स, वेरेबल्स, फ्रेग्रेंसेस, कैरेट लेन जिसका अधिग्रहण इन्होंने किया था, प्रीमियम सेगमेंट की प्लेटिनियम ज्वेलरी बनाती थी ये कंपनी, अब इसका अधिग्रहण किया। ज्यादा मेरे ख्याल से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टाइटन को 4000 के लक्ष्य के आसपास पहुंचने के लिए। 4000 तक के लक्ष्य आ सकते हैं टाइटन में। टाइटन 4% ऊपर है आज सुबह। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो माई रीडिंग थी टाइटन को लेकर वो थोड़ी सी गलत बैठ गई थी, क्योंकि एक व्यू ये था कि जो भी ग्रोथ आई, या तो हमारा व्यू गलत निकला या कुछ समय में पता चलेगा कि ये रैली गलत थी, बट मार्केट तो सही होता है। तो इसके लिए कि व्यू ये था कि शायद जो पूरा का पूरा ग्रोथ है वो ज्वेलरी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और हाई टिकट की वजह से आई है। लोग तो कम आए हैं यहाँ पर, लेकिन जो भी है इवेंचुअली तो नंबर्स मैटर करते हैं, ईपीएस मैटर करता है। शायद मार्केट ने वो व्यू लिया है, जो भी है। खैर चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने वाले हैं हम। जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं सीएनबीसी आवाज़ की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की। अदानी एंटरप्राइजेस की फंड जुटाने की तैयारी, राइट्स इशू के जरिए रकम जुटाई जाएगी। यतिन के पास चलते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अदानी एंटरप्राइजेस यानी अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्र हमको बता रहे हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस फिर से एक बार फंड रेज कर सकता है। इक्विटी जो फंड रेज करना है कंपनी को, उसका प्रेफर्ड रूट जो अभी निकल के आ रहा है वो है राइट्स इशू के जरिए, और 18 से 25 हज़ार करोड़ रुपए यानी 2 से 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास का ये बड़ा फंड रेज किसी भी वक्त बोर्ड कंसिडर कर सकता है, ऐसा सूत्र हमको बता रहे हैं। ऑब्वियसली जो फंड रेजिंग का माध्यम है और जो बोर्ड अप्रूवल है वो बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है, और ये बोर्ड का फाइनल कॉल रहेगा कि किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए इतना बड़ा फंड रेज करना है। आपको ध्यान है कि थोड़े समय पहले यानी कुछ साल पहले अदानी एंटरप्राइजेस ने एफपीओ लॉन्च किया था, लेकिन हिंडनबर्ग क्राइसिस के चलते वो पूरा का पूरा एफपीओ जो है कैंसिल कर देना पड़ रहा था, और अब कंपनी फाइनली एक फंड रेजिंग का जरिया ढूंढ रही है, और राइट्स इशू जो होता है वो पार्टली पेड अप शेयर्स के जरिए कंपनी लॉन्च कर सकती है। और ऑब्वियसली जब हमने अदानी एंटरप्राइजेस को पूछने की जो क्वेरी डाली, तब उनका कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। आज एयरपोर्ट बिजनेस में एक बड़ा माइलस्टोन है, नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू हो रहा है, लेकिन जो फंड रेज भी राइट्स इशू के जरिए रेज होगा वो उनके डिफेंस और एयरपोर्ट बिजनेस को और मजबूत करने में और उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, शुक्रिया यतिन। तो कुछ टाइमलाइन आपके पास? तो हमारी जानकारी के हिसाब से इसी महीने बोर्ड बैठक होगी किसी भी वक्त, और बोर्ड जो है जैसे ही हरी झंडी देता है वैसे ही एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया जाएगा। और अभी तक जो चर्चा हुई है बोर्ड के साथ, उसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि राइट्स इशू जो है वो एक प्रेफर्ड माध्यम है, और राइट्स इशू का फ़ायदा ये भी है कि प्रमोटर्स भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। लगभग 2/3 प्रमोटर होल्डिंग है, तो एक बड़ा पोर्शन राइट्स का तो वही सब्सक्राइब करेंगे। तो हाँ, ये देखना होगा कि जो मीडियम ऑफ फंड रेज है वो क्या होता है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये राइट्स इशू हो सकता है। ओके, थैंक यू यतिन इस जानकारी के लिए। नीचे आप खबर पढ़ नहीं पाए होंगे क्योंकि खबर चली नहीं, सिर्फ खबर पर प्रतिक्रिया का इंतजार चल रहा है, बाकी खबर में चली नहीं, लेकिन अब होपफुली चल रही है शायद। गौरांग जी बताइए, क्या व्यू रहेगा इस समय अदानी एंटरप्राइजेस पर आपका? देखिए अनुज भाई, अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी है जैसे अभी यतिन बता रहे थे, और इसी कंपनी में से अलग अलग कारोबार हुए थे और अलग अलग कंपनियां लिस्ट हुई थी। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, पूरे अडानी समूह में पेरेंट कंपनी और सबसे सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट। ओके, तो फिलहाल ये एक व्यू हो गया अडानी एंटरप्राइज पे, और ये सबसे बड़ी खबर सीएनबीसी आवाज़ पर सबसे पहले देखिए आपने।
कुछ देर पहले हम ज्वेलरी स्टॉक्स की बात कर रहे थे, स्पेशली टाइटन की हम बात कर रहे थे, और टाइटन में देखिए आप लगातार आज के सेशन में शानदार रैली हमें देखने को मिली, 4% अप, इनफैक्ट 4.5% अप आज के सेशन में। ब्रोकरेजेस की भी राई थी, लेकिन डिटेल में समझते हैं कि ब्रोकरेजेस क्या मान के चल रहे हैं, Q2 अपडेट ऐसा क्या आया, और टाइटन पे अभी तक का पूरा रिसर्च आशीष चतुर्वेदी लेकर आए हैं। बताइए आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए 4% की तेजी इस स्टॉक में आज फिलहाल देखने को मिली, और दरअसल क्वार्टरली अपडेट्स सबको पसंद आया। खासतौर पर अगर आप देखें तो सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली है। जो ज्वेलरी सेगमेंट है इसमें 19% की बढ़त है। हालांकि इसमें एक चीज ये भी कही जा रही है कि सोने की कीमतें बढ़ी हैं, इसी के चलते आपको रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिला। हालांकि मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो जो टोटल बायर्स हैं ज्वेलरी सेगमेंट में, इसमें मार्जिनल डिप आपको देखने को मिला, लेकिन 19% की जो ग्रोथ है अपने आप में काबिल तारीफ है। इसके अलावा कैरेट लेन यहाँ पर 30% की ग्रोथ देखने को मिली। जो वॉच सेगमेंट है 12% की बढ़त है। स्मार्ट वॉच इतना सिग्निफिकेंट नहीं है टाइटन की साइज को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आईवेयर सेगमेंट में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक 9% की ग्रोथ नजर आई। अब बात यह है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के इनके ऑपरेशंस अच्छे हुए हैं, अगर आप इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बात करें तो खासतौर पर यूएस और गल्फ यहाँ पर ऑपरेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, जहाँ पर जो तनिष्क का साइज है यूएस में अब 1 साल के अंदर लगभग दुगना हो गया है। ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 86% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। लेकिन इसकी की हाइलाइट्स अगर आप देखें तो ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है। ये नंबर्स के बाद ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, अब ये कह रहे हैं कि FY25 में जो एबिट मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे 9.7% के, अब वो बॉटम आउट हो चुके हैं। यहाँ से एबिट मार्जिन्स में आपको सुधार ही देखने को मिलेगा, और साथ में जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग है इसका फायदा आपको मार्केट शेयर की बढ़त के हिसाब से देखने को मिल सकता है। तो ब्रोकरेज हाउस को ये 2 पॉइंट्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं। रिकरिंग पॉइंट्स है जो सभी रिपोर्ट्स में हाईलाइट किए गए, और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो ये स्टॉक हमेशा से महंगा था, आगे भी महंगा ही रहेगा। अब फर्स्ट हाफ FY28 के वैल्यूएशन फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक 60 टाइम्स पर चल रहा है, और अगर आप इसको 60 टाइम्स के वैल्यूएशन देते हैं तो ये अपने 5 साल के औसत वैल्यूएशन से 9% अधिक है। लेकिन अच्छी ग्रोथ और बढ़िया मार्केट शेयर गेन्स के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में खास एक्शन नजर आया। टाइटन में खास एक्शन। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। टाइटन पे व्यू तो ले लिया, फंडामेंटली कैसा साउंड करे, लेकिन चार्ट्स पे कैसे प्लेस और जिस तरीके से रैली आज देखने को मिली है, इसके बाद क्या मूवमेंट होना चाहिए। राजेश सातपुते जी, टाइटन शानदार रैली आज के सेशन में, अब क्या लग रहा है आपको, चेज करने लायक है, फॉलो बाइंग नजर आएगी 3562 के लेवल पर? शायद देखिए टाइटन का चार्ट बढ़िया है। अगर आप इसका ऑप्शंस का डेटा भी देखें तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप भी दिखता है, करीबन ओपन इंटरेस्ट में जंप है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो लगता है ये 3600 के आसपास इसमें एक छोटा हर्डल है। लेकिन अगर मुझे एंट्री करनी है तो डेफिनेटली आई विल बी अ बायर ऑन डिप। डिप कहाँ तक मुझे लगता है 3550 वो डिप रहेगा, यानी करंट लेवल से 25 पॉइंट का अगर डिप मिलता है इंट्राडे में फिर बाय करें आप। जैसे मैंने कहा 3600 एक पहला हर्डल होगा जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है एज अ BTST इसका टारगेट होगा 3650 का। सो टाइटन इज अ बाय, अगर एंट्री करनी है तो बाय ऑन डिप करें, स्टॉप लॉस भी थोड़ा 25 पॉइंट का नीचे ही रखें। ओके, टाइटन पे एक टेक्निकल सेंस भी मिल गया आपको, और कुछ देर पहले गौरांग जी की जो टिप्पणी थी उसके मुताबिक 4000 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर है। अच्छा, कुछ देर के लिए अगर आप गोल्ड और गोल्ड वाली थीम के अंतर्गत ही चलें तो आप एक बार फेडरल बैंक को भी देख सकते हैं, क्योंकि इनका भी गोल्ड फाइनेंस कारोबार काफ़ी ज़्यादा है और साउथ इंडिया में इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी है, वहीं का बैंक भी है ये। तो फेडरल बैंक एक बार लेके आइए स्क्रीन पे, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। 2 बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मेरे ख्याल से मानस की कॉल भी थी, और एक फेडरल, बड़ी शानदार प्राइस बिहेवियर। ये विकास आपका टेक क्या होगा इस बार? डिफरेंट है, अगर आप जिसे कहते हैं मीन पिछले 2 दिन में इसने एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है। जहां निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ ये इस दौरान चढ़ा है, इसने स्ट्रेंथ रीगेन करी है। फेडरल पे आपका टेक कैसा है? चार्टिकली कोई ट्रेड पॉसिबल है यहाँ पर? जी कल के सेशन में भी हमने देखा था कि 200 DMA के ऊपर जैसे ही सस्टेन हुआ तो वहां से एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिला, और तो 201 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसमें लास्ट कुछ दिनों में देखने मिल रहा था। फिलहाल उस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। पैटर्न यहाँ पे पॉजिटिव है, जो मोमेंटम इंडिकेटर अभी भी अपवर्ड यहाँ पे दिखा रहे, तो 210 212 के आसपास का अपमूव अभी भी इंटैक्ट है इस काउंटर में। तो मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है तो होल्ड किया जा सकता है। 198 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, तो 198 के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, और ऊपर में 212 के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, फेडरल बैंक होल्ड करने की राय, और करीब 2% आपको
अप नजर आएगा आज के सेशन में। कुछ स्टॉक्स जो वीरेंद्र जी ने मेंशन किए आज के शो के ओपनिंग में, इटर्नल रखिए एक बार स्क्रीन पे, डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ और 1.5% अप आज के सेशन में। शानदार रैली इसने इस पूरे साल में दिखाई है, 23% के करीब इसने रिटर्न दिया है। और अगर आप 6 महीने की सिर्फ पर्टिकुलरली बात करें तो 58% से ज़्यादा का रिटर्न इटर्नल में मिला है। और न्यू एज स्टॉक्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इटर्नल उसमें शुमार। आशीष कयाल जी, इटर्नल अब इन स्तरों पर भी चेज किया जाए, कितने के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ? देखिए श्रेया, इटर्नल पे अगर आप वीकली चार्ट्स पे चेक करें तो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। अभी तक इसने 2 वीक पहले एक रेड कैंडल बनाई थी, लेकिन वापस से एक्सेप्टेंस उसके ऊपर आ रहा है। तो ओवरऑल जो रुझान है वो बाय साइड पे ही रहेगा। बाय ऑन डिप्स बेटर स्ट्रेटेजी है जिससे रिस्क रिवॉर्ड बेटर मिल सके, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक वापस से फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है और जो पैटर्न टारगेट ऊपर में आता है करीबन 360 तक देखा जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड इटर्नल का पॉजिटिव है 360 के टारगेट्स के लिए। और नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर करीबन 332 का लगाना। ओके, इटर्नल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। आज ऑटो स्पेस में अगर आप देखें थोड़ी कुछ काउंटर्स को छोड़कर आप देखें तो थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ऑटो एंसिलरी स्पेस भी अगर आप देखें, संवर्धन मदरसन आज थोड़ी कमजोरी है। खबर क्या है? तो दरअसल BMW ने चीन के कारोबार को लेकर चेतावनी जारी की है। क्या है रिपोर्ट, पूरी डिटेल समझते हैं सुदर्शन कुमार जी से। सुदर्शन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सो लास्ट 2 दिन से अगर जो आप संवर्धना मदरसन का स्टॉक देखेंगे तो अंडर प्रेशर है, आज भी ऑलमोस्ट 2 से 3% डाउन है। और उसका कारण ये है कि जो लग्जरी कार मेकर BMW है, इनका वन ऑफ द मेजर क्लाइंट्स है, उन्होंने कल प्रॉफिट वार्निंग इशू किया है। और उसका मेन कारण है चाइना में जो वो प्रेशर देख रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने वॉल्यूम एक्सपेक्टेशंस जो लास्ट क्वार्टर है, तो इनके लिए दिसंबर का क्वार्टर लास्ट होता है, तो उसके लिए वॉल्यूम एक्सपेक्टेशंस कट किया है। इवन एबिट मार्जिन गाइडेंस भी कट किया था। पहले उनका एबिट मार्जिन का गाइडेंस पूरे साल के लिए 5 से 7% के रेंज में, बट अब ऊपरी स्तर का जो 7% का था उन्होंने कट करके 6% कर दिया। तो अब उनका एक्सपेक्टेशन है कि एबिट मार्जिन जो रहने वाला है 5 to 6% रहने वाला है। और संवर्धना मदरसन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि BMW ऑलमोस्ट 5% इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर्म करती है। तो और एनालिस्ट आगे ये भी बोलते हैं कि चाइना में प्रेशर के बाद ये जो लेगेसी OEMs है उनको यूरोप में प्रेशर देखने को मिल सकता है। और संवर्धना मदरसन के लिए आगे और नेगेटिव न्यूज़ इस फ्रंट पे आने के आशंका है। इसके कारण आप देख रहे हैं कि स्टॉक अंडर प्रेशर है। ओके, तो ये बात हो गई संवर्धन मदरसन की कमजोरी स्टॉक पर। फिलहाल आपको डेज लो के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चलिए, वक्त हो रहा है, शुक्रिया सुदर्शन जी, टॉप कैश कॉल के लिए हमारे साथ है गाबर सर, आशीष कयाल जी, विकास आलमगीर जी से लेंगे हम टॉप कैश कॉल। गाबर सर, बताइए टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आया? वेल, गुड आफ्टरनून श्रेया। स्टॉक का नाम है एस्टर DM। अब स्टॉक लगेगा 690। यहाँ पर एक अपमूव है और यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर नहीं आता। इसका टारगेट होगा 730 का। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लेकिन 730 पॉसिबल है। स्टॉप 690 का। एस्टर DM आपके 695 पे एक बाय कॉल। आशीष जी, आपका कैश ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा भी एस्टर DM था, टॉप रडार पर था, लेकिन गाबा जी ने ले लिया हो। तो JM फाइनेंशियल दूसरा स्टॉक है जो मैंने निकाल के रखा है, जिसने अभी अगर आप देखें तो 20 डेज मूविंग एवरेज के आज के दिन ही ऊपर की ओर क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो JM फाइनेंशियल पे बाय की राय होगी। टारगेट ऊपर में 188 के देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाना होगा 173 का। JM फाइनेंशियल 2% आप आज के सेशन में यहाँ पर खरीदारी की राय कैश कॉल के लिए आशीष ख्याल जी की तरफ से। विकास आलमगीर जी, आप कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? देखो, मुझे लगता है कि वेदांता यहाँ पे मुझे स्ट्रांग लग रहा है। VDL 475 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 492 के टारगेट मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा 468 का है। तो 468 के स्टॉप लॉस से वेदांता को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 492 के टारगेट। ओके, वेदांता आपका बाय कॉल 475 पे। कैश कॉल्स पूरी हुई और ये 3 कैश ट्रेड के बाद एक बार निफ्टी पे नजर आ लें तो इट्स 25060। अब और सिमट गया है इस ऑप्शन रेंज में। अब वो जो 25,200 के कॉल आइटर्स थे मेरे ख्याल से अब वो उठकर नीचे आए हैं और 25,100 की ट्रैजेक्टरी में ग्रिप ले रहे हैं। डायरेक्टर साहब, हो सके तो एक बार 25,100 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई दिखाइएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आज पहले सिंक हो रहा था। इट्स 25036, यानी अब कॉल राइटर्स को एक मौका मिला है लोअर स्ट्राइक्स पे ग्रिप लेने का। चंदन थापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये देखिए,
अब इसका आउटस्टैंडिंग वाई 1 करोड़ पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से 12 बजे के आसपास 90 लाख के आसपास था, अभी ये 1 करोड़ पहुंच चुका है। चंदन, गुड आफ्टरनून। चंदन, इंडेक्स तो अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चला गया दूसरे सेशन से। स्टॉक स्पेसिफिक आपकी अप्रोच क्या है, क्या चीज कर रहे हैं आप? बिल्कुल वीरू, नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, इंडेक्स ने पिछले 4-5 दिनों में लगभग 600 पॉइंट की रैली देखी, 24,600 से लेके 25,222, और आज जो 4 दिन का हाई राइज हाई लोज बन रहा था उसको निगेट किया है, तो ऐसा लग रहा है कि वापस एक दायरेबंद कामकाज करता हुआ नजर आएगा। काफी सिलेक्टिव काउंटर है जहां पे स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो रही है, उनमें से न्यू एज बिजनेस पे हम पॉजिटिव रख रहे हैं। सिलेक्टिव वायर कंपनीज है जहां पे पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा है। बट यदि एक ट्रेड की बात करें तो मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा KI इंडस्ट्री पे। मेजर ट्रेंड काउंटर का पॉजिटिव है और 3 दिनों से जो तेजी हुई है उसमें इसका जो मल्टीपल हर्डल था 40 to 35 वो निकाला है, तो इसके चलते यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। 4,180 का सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं 4,420 तक की अपसाइड KI में देखने को मिलेगी। KI इंडस्ट्रीज शानदार रैली 1.5% अप आज के सेशन में आपको नजर आएगा, तो यहाँ पे खरीदारी की राय चंदन तापड़िया जी की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए रिजल्ट सीजन अब से कुछ दिनों में आगाज हो जाएगा और बाजार की नज़र यानी इनफैक्ट कल से ही TCS के आने वाले नतीजों पर है और कैसे हो सकते हैं नतीजे, स्ट्रीट के अनुमान लेके चल रहा है, सब चीज़ की शेयर की पोजीशनिंग समझाने के लिए हमारे साथ आशीष वर्मा हैं और आशीष चतुर्वेदी हैं। सबसे पहले आशीष वर्मा जी आपके पास आना चाहूँगी, TCS के नतीजे स्ट्रीट के अनुमान लगा कर चल रहे हैं। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल चर्चा कर रखी है कि ओवरऑल IT से क्या एक्सपेक्टेड है। इस बीते क्वार्टर Q2 में ना कुछ अच्छा हुआ ना कुछ बिगड़ा इस पूरे सेक्टर के लिए, तो कोई सरप्राइज कोई शॉक्स नहीं है पूरी इंडस्ट्री के लिए। वो ग्राफिक्स आएंगे। जहां तक TCS की बात है, पहले वो टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। प्रेस रिलीज कहती है 3:30 बजे के बाद, मार्केट क्लोजिंग के बाद कल नंबर्स आएंगे। 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल होनी है। पर ध्यान रखिए, फ्रेश अपडेट यह है कि कल रतन टाटा सर की डेथ एनिवर्सरी है और उसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, उससे पहले TCS का स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाता हूं। साल के हाई से ऑलमोस्ट 30-35% के आसपास स्टॉक दबाव के साथ कामकाज करता हुआ। क्या एक्सपेक्टेड है? कई सारी ब्रोकरेजेस के जो एक्सपेक्टेशंस हैं Q-on-Q कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के आपकी स्क्रीन पर रख दिए मैंने, क्योंकि एनालिस्ट इसी को ज्यादा देखते हैं, कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ कैसी रही। एक्सपेक्ट कर रही है आप कि 2/3% के आसपास Q-on-Q कांस्टेंट करेंसी में उछाल मोटा मोटी ये कंपनी डिलीवर कर रही होगी। क्यों? एक तो Q1 कमजोर था TCS के लिए, तो बेस इनके फेवर में जा रहा है। दूसरा, इस बार फिर से BFSI, हाईटेक, ये सेगमेंट्स ग्रोथ को लीड कर रहे होंगे और इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ को लीड कर रहा होगा। डोमेस्टिक फ्लैट होगा, पस नजर आएगा। मार्जिन्स के फ्रंट में लार्जली एक्सपेक्ट करिए, डिफरेंट ब्रोकरेजेस के व्यू स्क्रीन्स पर आएंगे, पर मोटा मोटी मार्जिन्स Q-on-Q लार्जली फ्लैट देखने को मिलेंगे। क्यों? कई सारे फैक्टर्स एट प्ले हैं। एक तो TCS ने कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने की बात करी थी 1 सितंबर ऑनवर्ड्स, तो 1 महीने का उसका इंपैक्ट आना है। यह निगेट हो रहा होगा क्योंकि BSNL की डील धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। वो मार्जिन डाइल्यूटिव डील थी, तो मार्जिन पे उसका पॉजिटिव असर पड़ रहा है। प्लस क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है, उससे काफी हद तक भरपाई होगी, इसीलिए शायद मोटा मोटी मार्जिन फ्लैट देखने को मिलेंगे। मुनाफा स्क्रीन पे रख दिया है, लेकिन उस पर आवाज का कोई आकलन अनुमान नहीं रखा है मैंने, क्योंकि इस बार एक वन टाइम चार्ज सेवरेंस का, वो जो रीस्ट्रक्चरिंग एम्प्लॉइज को निकालने की बात, उसका वन टाइम कॉस्ट बिलो EBITDA आपको शायद देखने को मिले, और वो ज्यादातर ब्रोकरेजेस फैक्टर इन नहीं कर रही हैं। इस बार के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कहता हूं ना कहां रहेगी नजर, देखिए कहां का नजर है। वो ले ऑफ्स, वो एम्प्लॉय रीस्ट्रक्चरिंग, उसको लेकर अपडेट्स पे सबसे पहले। दूसरा, जनरेटिव AI, उसके इनिशिएटिव्स TCS क्या ले रहा है और उसका वॉल्यूम पर, उसका प्राइसिंग पर, उसका हायरिंग पर क्या असर दिख रहा है। तीसरा, मैक्रो एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है और अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, तो क्लाइंट स्पेंडिंग को लेकर किस तरह से डील्स रैंप अप हो रही हैं, नई डील्स क्लोज हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, उस पर व्यू। H-1B वीजास की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा TCS की इस देश में, इंडियन IT कंपनीज में, और जो वीजा कॉस्ट बढ़ाने की बात ट्रंप सरकार ने करी है, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। BSNL डील रैम्प डाउन हो रहे थे, रिड्यूस हो रही थी, एक आध क्वार्टर बाद उसके रैंप अप्स की शुरुआत होनी है, उस डील के अपडेट्स इंतजार रहेगा। और एक और चीज जुड़ गई इस बार, तो
JLR में जो साइबर अटैक के अपडेट्स थे उसका TCS पर असर, तो बहुत कुछ होना है। कल मैनेजमेंट से जब चर्चा होगी तब समझ में आएगा। परसों CNBC आवाज पे मैनेजमेंट लाइव होगा, तब डिटेल में इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन नंबर्स में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पर ये सब कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जी हाँ, नंबर्स में एक्साइटमेंट नहीं, कमेंट्री काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्रिटिकल होगी। और आपने एक मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस को सुना यहाँ पे। पर एक बात करते हैं TCS की पोजिशनिंग वर्सेस निफ्टी IT वर्सेस अदर IT स्टॉक्स। आशीष वो क्या कहती है? इनफैक्ट चतुर्वेदी जी बताइए आप, ये क्या कहती है? देखिए, पोजीशनिंग के हिसाब से देखें तो वैसे मैं एक बात बता दूं दर्शकों को कि इस रिजल्ट सीजन में हम प्रयास करेंगे कि जितनी भी बड़ी अर्निंग्स है इससे पहले ट्रेडर्स का क्या माइंडसेट है स्टॉक के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा आपको अंदाजा दे दें। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस में आपको बता देता हूं कि क्वार्टरली नंबर्स के बाद TCS ने अब तक पिछले 5 क्वार्टर्स में कैसा रिएक्शन यहां पर दिया है। तो दरअसल अगर आप देखें तो Q1 FY26 3.5% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली थी, और पिछले 5 बार में अगर आप देखें तो 3 बार गिरावट आई है, 2 बार बढ़त देखने को मिली। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि जब 2 बार बढ़त यहां पर देखने को मिली तो काफी ज्यादा बढ़त आई है। अब Q1 FY25 में 7% का मूव देखने को मिला था, Q3 FY25 तकरीबन 5.5% ये स्टॉक चल गया था रिजल्ट के रिएक्शंस पर। तो यहां पर अगर आप देखें तो अगर कुछ नतीजों में सरप्राइज आता है तो आप बड़े मूव्स भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल पोजीशनिंग के लिहाज से देखें तो बुल्स और बेयर्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग टसल चल रही है फिलहाल के लिए, क्योंकि 3000 की जो स्ट्राइक प्राइस है इसी पर आपको सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग नजर आएगी, यानी दोनों के बीच में देखें तो टसल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि जो आईवीज है ये बता रही है कि कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार ऑलरेडी स्ट्रीट को नहीं पता है, एटलीस्ट FNO ट्रेडर्स को नहीं पता है, क्योंकि जो आपकी एट द मनी आईवी निकल कर आ रही है वो 23 के आसपास की है, जो कि अगर आप पिछले 5 दिनों के एवरेज से देखें तो ऑलमोस्ट उतनी है, 23.5 के आसपास है। तो आईवीज के लिहाज से कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। लेकिन एक और खास बात है प्राइस एक्शन के लिहाज से कि स्टॉक सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। हाई से अगर आप देखें तो जैसा कि अभी सर भी बता रहे थे कि 30-31% ऑलरेडी हाई से टूटा हुआ है। पिछले 15 दिनों में भी देखें तो स्टॉक ने थोड़ा बहुत करेक्शन ही दिखाया है। आज जरूर इंट्राडे में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन पोजीशनिंग कह रही है कि ट्रेडर्स कोई बहुत बड़ा सरप्राइज जो है ये एक्सपेक्ट कर नहीं चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा है आशीष। और एक और बात यहाँ पे है, अगर आप एक कंपैरिजन करें बिटवीन स्टॉक एंड इंडेक्स, अगर मैं सिर्फ निफ्टी IT को पैरेलली ड्रॉ करूँ ना, तो जो निफ्टी IT अभी 35,250 पे खड़ा है, अगर पैरेलली उसी टाइम फ्रेम पे जाएं जब TCS का ये प्राइस था, वो था लगभग 26,000। यानी उसी पैरेलली अगर आप इंडेक्स को खड़ा करते तो लगभग 10,000 पॉइंट का डिफरेंशियल खड़ा है निफ्टी IT में, जहाँ TCS खड़ा है। एक काम करते हैं, जैसा कि आशीष ने बताया, यहाँ पे आईवी शूट अप नहीं कर रही हैं, स्टॉक अपने मल्टी ईयर लोज पे है, अप्रैल 2021 से लेकर अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे। आशीष जी, आप कैसे अप्रोच करेंगे? 3026 पे एट द मनी कॉल्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपकी अप्रोच एक ब्लास्ट आउट ऑफ दिस रेंज, जिसे कहते हैं ना, इस रेंज से बाहर निकले अगर डिसाइसिवली ऑन द डाउन साइड एंड द अपर साइड, उसको प्ले करने के लिए कोई रणनीति है आपके पास क्या? देखिए, ओवरऑल TCS पे मैं रिवर्सल ट्रेड देखना चाहूंगा जो कि बाय साइड का होगा। अगर देखें तो स्टॉक ऑलरेडी काफी नीचे गिर चुका है और उसके बाद में एक अच्छा खासा रिवर्सल दे रहा है। आईवीज में अभी भी इतना स्पाइक अप नहीं है तो कंसर्निंग नहीं है यहाँ पर फ्रेश कॉल में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। और एक और चीज, अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन करते, रेशियो एक बनाते TCS डिवाइड बाय निफ्टी करके और उसे चेक करते तो ये अपने बहुत ही लोअर लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पर एक नीचे का जो रिस्क है वो बहुत कम हो चुका है। तो अगर हम कहें कि रिस्क पर्सपेक्टिव से कॉल लेना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस TCS पे क्रिएट की जा सकती है। 3000 का कॉल बाय किया जा सकता है, करीबन स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 59 का और टारगेट 120 का देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है जहां से आप राइड कर सकते हो TCS के। अगर कोई भी यहां से मोमेंटम बनता है, आईवी इंक्रीज होता है तो भी कॉल को फायदा होगा, और यहां से अगर डेल्टा बढ़ता है क्योंकि मार्केट अगर अंडरलाइंग स्पॉट प्राइस TCS का ऊपर जाता है तो भी कॉल को फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉल में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। भैया, आपके पैनल में इस समय 3 आशीष है। आप क्लैरिटी के साथ बताएं कि कौन से आशीष के पास जाना चाहते हैं और कब जाना चाहते हैं। आशीष की बहुतायत है ना, चक्कर ही है ना। तीनों आशीष खड़े जाते एकदम पैर पे, किससे पूछ रहे हैं पता नहीं। भारी, मैं भूल गया था। वो तो शुक्र मनाओ आप मेहती साहब नहीं है, नहीं तो वो भी परेशान होते। कितने हो गए हमारे पे? 1 2 3 4 5 लोग। मोदी साहब भी है, अपने कमी नहीं है। 5
आशीष की बहुत आया। 3-4 अभी वो, हाँ 5 हो गए, 5 हो गए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सही आशीष था जिससे क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया था और मैंने जिसके पास कैमरा पहुंच गया वो सही आशीष। इट डिपेंड्स अपॉन स्विचर, जिसने आपका चेहरा लाया टीवी पे वो जानता है जनाब किससे पूछा गया था। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने बहुत ही, अगर आप देखें, बेहतरीन इस पे एनालिसिस प्रस्तुत किया गया और आशीष ने बताया आपको, चतुर्वेदी ने, कि इसकी पोजिशनिंग कैसी है और एक ऑप्शन रणनीति भी हमने ली। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार 56,050 पे निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, ये करीब 35,254 पे। गौरांग जी से एक टिप्पणी ले लेता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। गौरांग जी बहुत संक्षेप में रखिएगा, टीसीएस पे आपका सेंस, आई मीन सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक पूरे एंटायर आईटी स्पेस में, लार्ज कैप आईटी में, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जैसे कि आशीष ने भी मेंशन किया यहाँ पर, आपका टेक क्या होगा? तो जो भी वर्मा जी, चतुर्वेदी जी और कयाल जी ने सामने रखा है, तो इनकी बातों से एक ही तर्क निकलता है कि मूल्यांकन बहुत काफी सस्ते हैं। देखिए 1.5 साल का अगर नजरिया है तो टीसीएस पर खरीदारी की राय है। 3,700 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। ओके, टीसीएस पर फिलहाल एक फंडामेंटल व्यू। चंदन जी, टीसीएस पर आपका टेक क्या है? बिल्कुल श्रेया जी, देखिए टीसीएस और निफ्टी आईटी एक बीटन डाउन स्पेस में से रहे हैं और यहाँ पे कुछ महीनों से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। बट अब अच्छी बात यह है कि उन लेवल पे काउंटर आ चुका है जहां पे मेजर रिवर्सल देखने को मिला था। मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2022 में, यही 2,925 3,000 के आसपास बॉटम बने और अभी भी जो बॉटम थे वो 2,900 के आसपास थे। तो ऐसे लेवल पे काउंटर आ चुका है जहां पे पहले बड़े रिवर्सल देखने को मिले थे और अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इंडेक्स में 25,000 पे होल्ड कर रहे हैं और काउंटर में नीचे के लेवल से रिवर्सल है, थोड़ी और रिकवरी यहाँ पे बननी चाहिए। तो इस रिकवरी को प्ले करने के लिए आप बुल कॉल स्प्रेड जैसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड सजेस्ट कर रहे हैं जिसका व्यू ये है कि हमें हल्का सा रिकवरी दिख रहा है बट एट द सेम टाइम अपसाइड थोड़ा सा केप्ड है बिकॉज ऊपर की साइड में कॉल राइटिंग इंटेक्ट है। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आप 3,000 का कॉल लें। ऑब्वियसली स्टॉक्स की बात करें तो मंथली एक्सपायरी होगी। 3,000 का कॉल ले जो भी लगभग 77 के आसपास चल रहा है, उसके सामने 3,120 का कॉल बेच दें जो लगभग 29 के आसपास चल रहा है। तो आपने लगभग 120 रुपए का स्प्रेड बिठाया है और उस 120 रुपए के स्प्रेड में आपको लगभग 48 पॉइंट का प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो आपका मैक्सिमम रिस्क रहेगा। और 175 का लॉट साइज है तो आपका मैक्सिमम रिस्क रुपी टर्म्स में रहेगा 8,400। और यदि व्यू के हिसाब से टीसीएस 3120 तक चला जाता है या उससे ऊपर जाता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 72 पॉइंट्स का और रुपी टर्म्स में होगा लगभग 12,600। तो 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और साथ में आप देखोगे तो टीसीएस में कॉल राइटिंग तो है बट साथ में पुट राइटिंग भी एट द मनी स्ट्राइक पे है जो इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे काउंटर होल्ड करेगा और हल्का सा बाउंस दिखा के 3120 तक की तरफ जाएगा। तो इसके चलते हम यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड सजेस्ट कर रहे हैं जहां पे 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो 2,900 के बॉटम बने वो ऊपर में 3120 3130 तक जा सकते हैं। तो एक सेफ स्ट्रेटजी हो सकती है टीसीएस के नतीजों को प्ले करने के लिए। ओके, सेफ स्टडी टीसीएस के नतीजों को प्ले करने के लिए चंदन जी की तरफ से आई आपके लिए। चलिए अब धमाकेदार ऑप्शन का भी वक्त हो रहा है, वो ले लेते हैं। हमारे साथ हैं मानस जी, सातवते जी और आशीष कयाल जी। बताइए मानस जी, धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए धमाकेदार ऑप्शन के लिए एयू बैंक के ऑप्शन में खरीदारी करनी है और हाई टॉप साइड बॉटम्स के साथ स्टॉक ने इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो एयू बैंक का 770 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 34 रुपए 34 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक का दो बैंक्स बहुत मजबूत थे, फेडरल एयू, दोनों में से अगर आप देखें पिक करते हुए मानस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की 770 की स्ट्राइक। राजेश जी आपका ट्रेड करेगा? टाटा एलेक्सी, मुझे लगता है टाटा एलेक्सी में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो हम 5,470 के आसपास से फ्यूचर में है तो 5,500 का कॉल ऑप्शन करीबन 180 के आसपास मिल रहा है, इसे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 145 का और इसका स्विंग का टारगेट सेट करेंगे करीबन 252 से लेके 280। तो मुझे लगता है टाटा एलेक्सी आज नहीं चला तो कल चलेगा, तो काउंटर अच्छा है, बाय करें टाटा एलेक्सी। ओके, टाटा एलेक्सी काउंटर अच्छा लग रहा है, ये धमाकेदार ऑप्शन के लिए इनके पिक। आशीष कयाल जी आपके पिक? देखिए यहाँ पर आईएफएल में काफी अच्छा खासा मूव देखा गया है। ये स्टॉक करीबन 488 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। पिछले 6 से 7 दिन में अच्छा मोमेंटम दिखा है। कल एक रिजेक्शन आया था अपर लेवल से लेकिन आज एक्सेप्टेंस है उसके ऊपर, तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। आईएफएल पे 480 कॉल को लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में जो टारगेट है आईएफएल के अंदर देखे जा सकते हैं करीबन 28 रुपीज के आसपास और स्टॉप लॉस लगाना होगा 16 रुपए के आसपास।
ओके, आईएफएल फाइनेंस की 480 की पुट स्ट्राइक है, ये आप एक पिक कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा जनाब, ट्रेड्स का बहुत अभाव है। एक दो स्टॉक्स जो सिंक हो रहे हैं उनको देख लेते हैं जहाँ पे ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बन रही है। देखिए दोनों चीज़ संभव है यहाँ से। अगर निफ्टी 25,000 के छोर को तोड़ के ट्रेड करने लगे तो हमारे पास वीकनेस ही वीकनेस होगी। क्यों? क्योंकि आपका निफ्टी बैंक ऑलरेडी उस 56,000 के बहुत ही क्रिटिकल जोन के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही इंडिसेस अगर आप देखें तो यहाँ पे इस वक्त क्रिटिकल फेस में है। ब्रेकडाउन के कैंडिडेट्स, विकास एक बार लॉरस को देखिएगा आप। मैं लॉरस का चुनाव, अच्छा मैं ये बात कर लेता हूँ राजेश से। राजेश जी, इसमें एग्रेशन है, अगर आपका ट्रेड ठीक पकड़ा जाए तो वो स्विंग प्रोवाइड करता है। ये 50 डेमा को तोड़कर लास्ट टाइम भी 26 सितंबर को जो कोलैप्स था वो बहुत ही वाइल्ड था। इस बार ये 10-20 डेमा से घूम गया, यानी सेल की सारी प्रॉपर्टीज को पूरा करता हुआ। आपका ठीक क्या है लॉरस पे इस वक्त? विनय जी देखिए, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है आपका, क्योंकि मेरा मिस हो गया लॉरस। देखिए आप इसका चार्ट, तो मुझे लगता है इसमें जिस तरह से 870 880 का इसने रेजिस्टेंस लिया है, और ये रेजिस्टेंस विनय जी सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 दिनों से इस रेजिस्टेंस को इसने फेस किया है। हालांकि पिछले 4-5 दिनों में अगर आप देखें तो बाजार तो अच्छा चला था, तो इसका मतलब इसमें इनहेरिटेंस जो है, वीकनेस जो है, तो कहीं ना कहीं लगता है आज के लिए इंपॉर्टेंट इसका 860। तो 860 तो अभी फिलहाल मुझे लगता है टूट ही रहा है, तो स्टॉप लॉस होगा 870 के ऊपर। सो पोजिशनली 875 का स्टॉप लॉस रखे, 880 का रहेगा तो थोड़ा सेफ रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस रखे क्योंकि इसका वंस अभी जो वीकनेस है उसका टारगेट जो बनता है वो करीबन 830 से लेके 800 का बनेगा। तो करंट लेवल से यस, लॉरस में वीकनेस आएगा। ओके, लॉरस स्लैब्स में वीकनेस आ सकता है। फिलहाल ये व्यू हो गया। कुछ और काउंटर्स जो दबाव बना रहे हैं, रियल्टी सेक्टर आप देखें पूरा स्पेस 1.5% से ज़्यादा करेक्ट होकर आज कारोबार कर रहा है, और लूजर्स में आपको ओबरा रियल्टी जैसे स्टॉक्स नजर आएंगे। लोधा भी टूट गया लगभग 2% के करीब। गोदरेज प्रॉपर्टी, सिग्नेचर, ओबरा रियल्टी रखी स्क्रीन पर 3.5% का करीब इस पर डेंट वायदा के लूजर्स में शुमार। ओबरा रियल्टी पर चंदन जी क्या टेक होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें पूरा रियल्टी स्पेस टूट रहा है आज के सत्र में, और ये टॉप लूजर्स में शुमार। बिल्कुल, देखिए इस सेक्टर पे हम पॉजिटिव व्यू नहीं रख रहे हैं। इनफैक्ट सीजनलिटी और हीट मैप के भी बात करें तो रियल एस्टेट लग रहा है इस महीने में थोड़ा सा डल और नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट ये पूरा सेक्टर ही वीक है और हर कोई बाउंस में सेल ऑफ आ जाता है। ओबेरॉय रियल्टी की बात करें तो पिछले लगभग 5-6 दिनों में रिकवरी के मूड दिखाए थे, बट एक दिन में पूरा रिकवरी फिजल आउट होता हुआ नजर आया है। पिछले 5 दिन की बात करूं तो 1570 से 1640 गया, बट वापस 1580 है। तो मेरा मानना है स्ट्रक्चर वीक है, इमीडिएट सपोर्ट तोड़ता है तो नया डाउन साइड ओपन होगा। 1620 एक इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। जब तक 1620 के नीचे है 1540 और 1520 तक के डाउन साइड भी ओबेरॉय रियल्टी दिखा सकता है। ओके, 1520 तक के डाउनसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है अभी फिलहाल ओबेरॉय रियल्टी में। कमजोर लग रहा है ये काउंटर। चलिए अब वक्त हो रहा है चार का चौका का, और इसका सीक्वेंस मैं आपके सामने रख देती हूँ। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जायसवाल जी से, एफएनओ सुपरस्टार के लिए हमारे साथ राजेश सातपुते जी, चार्ट का चमत्कार आशीष ख्याल जी से, और मिड कैप फंडा गौरांग जी बताएंगे आपको। शुरुआत कीजिए मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए KEI इंडस्ट्रीज के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ट्रेंड काफी समय से बुलिश बना हुआ है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो KEI का 4300 का कॉल ऑप्शन जो 125 रुपए में ट्रेड हो रहा है, उसमें 94 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 200 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, के इंडस्ट्रीज 43 केबल और वायर सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये इस वक्त आप पिक करते हुए कॉल ऑप्शन इसकी। राजेश सतपुती जी से पिक करते हैं एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी देखिए, मैक्स हेल्थ, मुझे लगता है आपने भी इसका जिक्र किया था, बढ़िया सेटअप है। परसों के दिन आप कह सकते हैं कि रिवर्सल था, कल का दिन पॉज था और आज ये फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात है 1130 1135 ये इसका जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, जहां पे इसका 200 DMA प्लस है, यहां से मुझे लगता है एक मोमेंटम मिलेगा। इसका स्विंग का टारगेट बनता है करीबन 1170 से 1180 का, तो इससे बाय अबव 1140, कीप योर स्टॉप लॉस एट 1125। ओके, मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे खरीदारी की रहा है फ्यूचर्स में एफएनओ सुपरस्टार के लिए पिक। आशीष ख्याल जी, आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए यहाँ पर एक नवीन फ्लोरिन है, एक रिवर्सल ट्रेड बन रहा है यहाँ पर 4500 से। इसने बहुत ही अच्छा एक अपना रिवर्सल बनाया है, तो गुंजाइश है कि एक पॉजिटिव रुझान बन सकता है। शॉर्ट कवरिंग के साथ फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हो सकता है इस लेवल्स पे, तो नवीन फ्लोरिन पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। ऊपर में टारगेट जो देख सकते हैं वो करीबन 4900 के देख सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस लगाना हो इस स्टॉक के अंदर 4580 का। ओके, नवीन फ्लोरिन आपका 4686 पे बाय कॉल। गौरांग जी, आज का मिड कैप फंड आपका क्या रहेगा?
तो वीरेंद्र जी, मिड कैप फंडा के रूप में फार्मा क्षेत्र से ग्लेनमार्क फार्मा इसका चयन किया है। लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से इनोवेशन और R&D हो रही है, न्यू लॉन्चेस की संभावना काफी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, जिसके कारण बैलेंस शीट पर योगदान आने की संभावना है। फार्मा आपका बाय कॉल है। हमने शुरुआत की थी मानस जी के सस्ता ऑप्शन ट्रेड से, क्या इंडस्ट्रीज इन्होंने बाय कॉल पिक की थी इसकी 43 की स्ट्राइक, 200 का लक्ष्य, 94 का स्टॉप लॉस। उसके बाद राजेश सतपुरी जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया, मैक्स हेल्थ केयर रिवर्सल ट्रेड 1170 11 के लक्ष्य के लिए। आशीष कयाल जी ने 4 का चमत्कार पिक किया, ट्रेड रहा इनका नवीन फ्लोरिन 4900 के लक्ष्य के लिए। और गौरांग जी की टिप्पणी थी आज का मिड कैप फंडा ग्लेनमार्क का। निफ्टी हिट्स 25069, सही मायने में अगर आप देखें तो पिछले 20-25 मिनटों से हिला तक नहीं ये इंडेक्स। और निफ्टी बैंक ने वो एक डिलेमा जिसे कहते हैं ना, दुविधा, अनिश्चितता, वो क्रिएट कर दी, क्योंकि यहाँ तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप जब इस डेली कैंडल को देखेंगे तो हाई शेडो भी उतनी ही, लोअर शेडो भी इतनी ही। और 10 डे मा यहाँ से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 650 पॉइंट नीचे है, 55,510 के आसपास, तो वो भी काफ़ी दूर है। और एक हमारी स्ट्रॉन्ग पॉकेट थी मेटल्स, उसमें से कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो सिंक कर रहे हैं, वो भी हमारे अगेंस्ट जा रहा है। मैंने कुछ देर पहले एक लॉरस का शॉर्ट ट्रेड के बारे में बात की थी, लुक एट लॉरस नाउ, क्या सिंक हुआ, और सारी पुट्स डे हाई पर, नाउ इट्स 853। और एक दो स्टॉक्स में आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ जो कि कोलैप्स हो रहे हैं, एक बार आप लेके आइएगा। मजगांव डॉक, सुबह बातचीत हुई थी इस शॉर्ट ट्रेड पे, इट्स 2823 नाउ डेड डे लो। आशीष कयाल जी, मजगांव डॉक पे आपका टेक, ये भी डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ कोलैप्स है यहाँ पर भी, आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे क्या रहेगी? देखिए, मजगांव डॉक अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से 3000 का जो लेवल है वो पार नहीं कर पाया, और अभी पिछले ही दिन 2920 2910 से वापस से रिवर्सल हुआ। डेली कैंडल अगर आप देखें तो बेरिश बना रखा है, तो ओवरऑल रुझान शॉर्ट टर्म के लिहाज से डाउन साइड पे लग रहा है, और गुंजाइशें यहाँ से करीबन ये 2760 का जो लेवल है, जहां पर एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बना था, तो 2760 तक ये स्टॉक जा सकता है, और ऊपर में इसे क्रॉस करना होगा 2900 का लेवल, नहीं तो सेल ऑन राइज पे है तब। ओके, सेल ऑन राइज मजगांव डॉक से फिलहाल ये व्यू और लेवल्स बता दिए गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एयर डिफेंस की बात करते हैं। देखिए, भारत की सैन्य शक्ति का लोहा पूरा दुनिया मानती है, और आज देश 93वां वायुसेना दिवस मना रहा है और आकाश के शूरवीरों को नमन कर रहा है। और इस खास मौके पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स की खासियत और इसके मजबूत बनाने वाली कंपनियों के बारे में बताने के लिए मेरे सहयोगी कंचन नौटियाल मौजूद हैं। कंचन, बताइए। जी डेफिनेटली, और हर एक इंडियन के लिए आज काफ़ी बड़ा एक प्राउड मोमेंट है। अगर आईएफ की बात करें तो देखिए, हमने इसकी स्थापना जो होती हुई देखी थी वो देखी थी सन 1932 में, और ठीक 33 साल बाद इंडिया ने अपनी पहली एयर टू एयर विक्ट्री जो है उसको हासिल किया था। डिफेंस स्पेंडिंग के नाम लिहाज से बात करी जाए तो जो भारत का नंबर आता है वो आता है चौथे नंबर पे। यही नहीं बल्कि अगर बजट के लिहाज से भी बात करी जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि बजट भी जो इसका एलोकेशन है हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार नंबर्स मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आती हूं, जिससे आपको क्लैरिटी जो है वो और भी ज्यादा दिखाई देगी। साल 2014-15 की बात करी जाए तो जो डिफेंस बजट था वो था करीबन 2.24 लाख करोड़ का, जो कि साल 2025-26 में सीधा यहां पे बढ़ के हो गया है 6.81 लाख करोड़ का। अब हमने ये बात करी कंप्लीटली डिफेंस सेक्टर की और इंडियन एयरफोर्स की, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर एक ऐसी कंपनी है जिसका इंडियन एयरफोर्स को काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि सरकार ने 62,000 करोड़ के ऑर्डर को मंजूरी दे दी थी, और ये जो ऑर्डर था वो था 97 तेजस मार्क 1A जेट के लिए, जो कि बनाया जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के थ्रू। यही नहीं बल्कि इंडिया का इस टाइम पे काफी बड़ा प्लान है कि ताकि 114 मेड इन इंडिया जो रफाल फाइटर जेट्स है उसके लिए पार्टनरशिप कर ली जाए, और अगर ऐसा होता है तो जो ये डील है वो हमें करीब करीब 2 लाख करोड़ तक की होती हुई दिखाई दे सकती है। अब अगर बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की ऑर्डर बुक की, तो वहां पे भी हमें काफी बड़ा स्वेल अप होता हुआ दिखाई दिया है। 2020 से लेकर अगर
2025 की अगर ऑर्डर बुक देख ली जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तो काफी बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला है। 2020 में अगर आप देखेंगे तो वो थी करीबन 53,000 करोड़ की, जो कि 2025 में सीधा जंप मार के आई है 2.7 लाख करोड़ की। यानी कि आप नंबर्स देख सकते हैं कि हमें कितने जल्दी यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इंडियन एयरफोर्स की बात हुई तो एक बार एयरक्राफ्ट्स और फ्लीट की भी बात कर लेते हैं। इंडिया के पास जो फ्लीट की स्ट्रेंथ है इस टाइम पे करंटली वो है 2430, जिसमें से सुकोई के नंबर्स की बात करी जाए तो 260 सुकोई है, जैगुआर 130, मिग 29 65, मिराज 44 और रफाल की बात करी जाए तो 36 रफाल इस टाइम पे इंडिया के पास है। ये बात हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की करी, लेकिन इसके अलावा जो भारतीय की इंडिया की बाकी की डिफेंस कंपनीज है वो भी कोई यहाँ पे पीछे नहीं है। उनका भी इंडिया के डिफेंस सिस्टम पे काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि सीधा एविडेंटली हमें दिखाई दे रहा है उनकी ऑर्डर बुक से और उनके रिटर्न पोर्टफोलियो से, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि पिछले एक साल में क्या शानदार रिटर्न्स बाकी की जो डिफेंस कंपनीज है वहां से भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो डेफिनेटली इंडिया का जो डिफेंस पूरा का पूरा सेक्टर है और इंडिया की जो आर्मी है वो कहीं किसी से पीछे नहीं है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा गौरांग जी, ये अभी मैं HAL की बात कर रहा था अभी, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में जो है वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो यात्रा है उसमें एक डील थ्रू हो सकती है, दैट्स आई थिंक Su-57, जिसका रशिया ने लोकल प्रोडक्शन भी ऑफर किया है। अगर ये डील थ्रू होती है तो आपका HAL पे टिक क्या है इस वक्त? देखिए, मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वीरेंद्र, हमारे जो वायु शूरवीर है और हमारी जो वायुसेना है उसको और भी सक्षम और बलपूर्वक बनाने में बहुत बड़ा योगदान देने की बात है। हम तो पहले बात कर रहे थे तेजस की, अभी बात करें तेजस MK1 यानी कि मार्क 1, और मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल के पश्चात जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अभी काम कर रही है वो है तेजस मार्क 2, तेजस MK2। ये जो MK2 लड़ाकू विमान है तेजस का, वो अपनी पंखों के नीचे घातक पूर्व जो मिसाइल्स होते हैं, एक नहीं दो नहीं लेकिन 4 एक पंख के नीचे वो मिसाइल्स लेके उड़ने की क्षमता रखते हैं, और इनकी प्रिसीशन भी बहुत ही तीव्र और तेज होने की संभावना लगती है। 1 लाख करोड़ की हम बात करें थे ऑर्डर बुक की, अब वो बढ़कर के काफी ऊपर गई है। एक सक्षम और मजबूत कंपनी, इतना कह सकता हूं। और मैं ये भी कहूंगा वीरेंद्र के, आप कोई भी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया 3 साल या 5 साल या उसका अधिक का रखें। देखिए, ये जो 97 मार्क 1 तेजस का एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिला है करीबन 62,000 करोड़ के ऊपर का, ये ऑर्डर काफी सालों में एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं कि आज ऑर्डर मिला है और कल एग्जीक्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रिसाइज इंजीनियरिंग, बहुत गहरी R&D करने के बाद ये सब बनाते हैं। तो सक्षम और मजबूत कंपनी है और भविष्य काफी उज्जवल लगता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। काफी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर्स लग रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के। तो फिलहाल एक व्यू हैल पर आपके लिए मार्केट रखे स्क्रीन पर 50 अंक आपको निफ्टी अभी कारोबार करता हुआ नजर आएगा, और बैंक निफ्टी देखिए 174 अंक नीचे लगभग। काफ़ी वॉलेटाइल सेशन आज का रहा, क्या व्यू इन स्तरों पर? अब बिल्कुल, देखिए क्लोजिंग स्ट्रैटेजी की हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, लेकिन शो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा मुझे मार्केट ख़राब लग रहा है, और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन मिड कैप का जो एक्शन है ना, वो कुछ कहानी कह रहा है श्रेया। अब मार्केट अगर स्ट्रांग होता तो इस तरीके का मिड कैप नहीं होता। मैं 3-4 दिन से सुन रहा हूँ कि अब मिड कैप चलेंगे, अब मिड कैप चलेंगे। एडवांस डिक्लाइन इतना ख़राब नहीं होता अगर मार्केट स्ट्रांग होता तो। और ये क्या है ना, इस मार्केट में मैंने एक चीज़ जो सबक लिया था पिछले वाले स्विंग से, अगर स्विंग ख़त्म होने के साइन मिले ना, बस बाहर हो, और दूसरी तरफ के ट्रेड लेने में ना देरी ना करें। ये मार्केट बहुत जल्दी अपने जो वो स्विंग्स है वो बदल रहा है। तो हो सकता है कि आज एक फ्रेश शॉर्ट की भी शुरुआत हो गई हो, कल ही हो गई हो। एक्चुअली कल भी क्लोज तो खराब ही था अगर आप देखें तो। बाकी कंफर्मेशन तो आज एकदम जब हम एकदम क्लोजिंग पे जा रहे होंगे तब मिलेगा। लेकिन जो मिड कैप का मार्केट का एक्शन है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और बैंक निफ्टी देखिए आप एक बार वापस 56,000 के नीचे जाने की कुछ साइंस दिखा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी दिक्कत है। चलिए काम करते हैं, एक दो ट्रेड्स लेते हैं, उसके बाद फिर क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ना है हमें। और एक बार आप लेकर आइए स्टॉक
टॉप ट्रेडेड लिस्ट में जो बड़े लूजर्स में शामिल है सम्मान कैपिटल। एक बार वापस सम्मान को लेकर आइए 159 पर अब इस समय सम्मान। पहले एक छोटी सी रैली हुई थी लेकिन फिर इसका बुरा हाल है। इसका एक बार ज़रा एक हफ्ते का चार्ट लेकर आएंगे सम्मान कैपिटल का, क्योंकि बहुत क्यूरियस है, इंटरेस्टिंग है। देखिए जो आप रैली देख रहे थे उसमें रिटेल ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उसमें तो तब वो डील हो रही थी, उससे पहले वो बैन में था और उसके बाद वो बैन से बाहर आया और उसमें ऑफलोडिंग हो रही थी। अब वो ऑफलोडिंग ही चल रही है, अब ये उसी का हिस्सा है। अब देखिए अब ये स्टॉक करीब 2.5% नीचे यहाँ पर आ चुका है। वरांग जी 159 पर आ गया है, 139 डील प्राइस है सम्मान की, क्या व्यू? देखिए नाम अपनी जगह पर होता है और वास्तविकता अपनी जगह पर होती है अनुज भाई। इंडिया बुल्स के नाम से जाना जाता था मेरे ख्याल से पहले। मुझे ये लग रहा है कि इसकी तुलना में बाकी अन्य जो एनबीएफसीज हैं, उदाहरण के तौर पर L&T फाइनेंस ले लीजिए, बजाज फाइनेंस ले लीजिए, ये बेहतर विकल्प होंगे अगर आपका नजरिया, इंक्लूडिंग श्रीराम फाइनेंस वगैरह जैसी कंपनियां हैं। अनुज भाई मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपको ज्यादा रणनीति बनानी चाहिए। सक्षम और मजबूत और एनबीएफसीज है जिसका मैंने नाम लिया है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ नाम सम्मान से काम नहीं चलेगा, काम भी ऐसा करें जो आपको सम्मान मिले। तो खैर अभी तो सम्मान नहीं मिल रहा है इसको। आज नायका में भी थोड़ी करेक्शन है, करीब 2% के करीब नायका नीचे है। चलिए काम करते हैं, BTST ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए चंदन जी आप शुरुआत करिए BTST ट्रेड्स की। बिल्कुल, देखिए मेरा फोकस BTST में रहेगा काउंटर HBL इंजन। ये काफी अच्छा सेटअप इस काउंटर में। स्टॉक ऑलरेडी एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना रहा है, काफी बड़ा मूवमेंट इस साल देखने को मिला, लगभग 42% का मोमेंटम है। स्टॉक जस्ट लाइफ टाइम हाई लेवल पे एंट्री कर रहा है और हल्का सा फॉलोअप हुआ तो स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम बनेगा। तो ये काउंटर है जहां पे हम इनफैक्ट अपने क्लाइंट्स को सलाह भी दे रहे हैं और ये काउंटर को हम BTST सजेस्ट भी करना चाहते हैं। 872 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 924 तक के टारगेट HBL इंजन दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। HBL इंजीनियर आपके स्क्रीन पे एक बाय कॉल है और BTST ट्रेड। प्रकाश सर आप क्या पिक करेंगे? शॉर्ट करूंगा, वो रहेगा ICICI जनरल इंश्योरेंस। अब ICICI जनरल इंश्योरेंस ट्रेड कर रहा है 1879 के आसपास और स्टॉप लगाएंगे 1890 का, ज्यादा नहीं। डाउनसाइड पॉसिबल है 1860, 1860 ICICI जनरल इंश्योरेंस। ICICI लोम्बार्ड में बिकवाली की ट्रेड आई है गावस्कर की तरफ से। मानस जी आप किस ओर, STBT या BTST? तो देखिए BTST रहेगा। इन्फोसिस इन्फी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने आज अभी 10 और 22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी थोड़ी रिकवरी और देखने को मिल सकती है। तो इन्फी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 1474 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 1520 के। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड BTST STBT। मुझे देखिए केन्स को बेचूंगा, केन्स टेक्नोलॉजी। आप इसका चार्ट देखिए, सुबह से वीकनेस ही है, कहीं पे भी रुका नहीं है और अभी भी दिन के लोएस्ट लेवल पे ही खड़ा है। तो एज ए STBT इसका स्टॉप लॉस होगा अनुजी करीबन 7250 का और बेचे। मेरे हिसाब से इसका कल का टारगेट, पहला टारगेट आएगा करीबन 7000 का, 7000 के आसपास का टूटेगा। 175 पॉइंट का करेक्शन, ये क्विक करेक्शन आप कह सकते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी में दिख रहा है। ओके, केन्स टेक्नोलॉजीज में 71-78 पर आपका एक शॉर्ट कॉल। विकास आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? अच्छा आशीष क्या जी आप क्या पिक करेंगे? माफी चाहूंगा, आपके ट्रेड पिक करेंगे? देखिए मेरी ट्रेड होगी STDM पे। ये स्टॉक पहले भी देना चाहता है लेकिन BTST में अभी भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस नीचे लगाना होगा 675 का और 740 के टारगेट के लिए देखा जा सकता है। ओके, देखिए ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर और इट्स 3:10 नाउ, 3:10। तो अब चलते हैं रणनीति पर। अनुज, ये आज दूसरा कंसेक्यूटिव सेशन था जब निफ्टी कोलैप्स हुआ 25,200 से। ये दूसरा कंसेक्यूटिव सेशन था जब आपको लेटर हाफ में एक्यूट वीकनेस नजर आई निफ्टी बैंक में। क्या अप्रोच रखें कल के लिए? देखिए पहली बात तो लॉन्ग सौदों से बाहर निकले हैं वीरू, क्योंकि अब मार्केट ने आज मुझे एक वो कंफर्मेशन दे दिया है कि लोअर हाई और लोअर लो निफ्टी ने बना दिया है। तो अब लॉन्ग से बाहर हूँ, वो स्विंग पूरी हो गई है। अब हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप एक शॉर्ट साइड की ट्रेड भी सोचें मार्केट में, क्योंकि ये स्क्रीन कुछ कह रही है, ये अच्छी स्क्रीन नहीं है। 2 दिनों से जो हो रहा है मार्केट में, और ख़ास तौर से मैं तो मिड कैप का मार्केट एक्शन देखकर, पिछले 2 दिनों का प्राइस एक्शन देखकर मैं एक ये व्यू ले रहा हूँ
कि अब यहाँ से ना मुझे नहीं लगता कि 25,250 बहुत जल्दी क्रॉस करेगा निफ्टी, वो आपका स्टॉप होगा अब शॉर्ट साइड पर। और आज निफ्टी ने लोअर हाई और लोअर लो लगाया है, तो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि कल भी क्लोज ख़राब थी। कल आई थिंक 2 बजे के बाद से मामला बिगड़ा था। कल को हमने चलो थोड़ा मान लिया कि वो एक्सपायरी से रिलेटेड था, आज तो कोई एक्सपायरी भी नहीं थी। और मेरे ख्याल से अब इस समय आपको शॉर्ट कैरी करने चाहिए अगर आप अग्रेसिव हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कम से कम लॉन्ग से तो बाहर निकले। आई थिंक मार्केट ने लॉन्ग से तो बाहर निकाल दिया आज, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर। फिर भी अच्छी स्विंग मिल गई एक पिछले कुछ दिनों में। अगर आप देखें तो 400 450 पॉइंट की निफ्टी पे स्विंग मिल गई, अच्छी स्विंग है। जरूरी नहीं है कि हर स्विंग आपको 850 900 पॉइंट की मिले। ये 400 450 पॉइंट की स्विंग थी। अब हो सकता है कि डाउन साइड की स्विंग 250 पॉइंट की हो, 300 पॉइंट की हो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक सेंस बन रहा है मेरा कि कल के हाई से जिस तरीके से आज का हाई कंफर्टेबली नीचे आया है 30-35 पॉइंट, एक स्टॉप के साथ आप शायद एक शॉर्ट ट्रेड भी ट्राई करें तो कोई बुराई नहीं है। चलिए यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और 2 स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले मदरसन संवर्धना और BMW के गाइडेंस कट के बाद स्टॉक आज प्रेशर में है। डीलर्स इस लेवल पे भी, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा रनअप देखने को मिला रिसेंटली, STBT की एडवाइस दे रहे हैं और अक्टूबर फ्यूचर्स में 100 रुपये तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स जो है ये ट्रेड ले रहे हैं। काफ़ी सारे FIs आज जो है ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में बिकवाली कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स बता रहे हैं। हालांकि IT स्टॉक्स में TCS जिनका रिजल्ट्स बहुत जल्द आने वाला है, ये काउंटर है जहां डीलर्स आज जम के पोजिशनल ट्रेड बना रहे हैं। डीलर्स को लगता है 3050 3100 तक के टारगेट्स रिजल्ट्स के पहले देखने को मिल सकते हैं। तो TCS भी एक काउंटर है जो खरीदारी करके चल रहे हैं। ओके, तो TCS और संवर्धन मदरसन, यहाँ पर ये 2 डीलर्स की तरफ से स्टॉक्स आए हैं। संवर्धना मदरसन पर बिकवाली की राय डीलर्स की तरफ से, TCS यहाँ पे रिजल्ट से पहले खरीदारी की राय आती हुई। कुछ काउंटर्स देख रहे थे मैं, एक बार FMCG पूरा स्पेस लेकर आई, जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट है FMCG स्पेस में। नेस्ले इंडिया डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ और लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन जब नेस्ले इंडिया में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है और 6ठा सेशन है ये। वही गोदरेज कंज्यूमर Q2 खराब अपडेट और 6 मंथ लो पर है अपने गोदरेज कंज्यूमर। गाबा सर, नेस्ले इंडिया उतना नहीं दौड़ा, लेकिन फिर भी आप देखें तो खराब, जिस तरीके से FMCG पूरा पैक अभी कारोबार कर रहा है। नेस्ले इंडिया लगातार 5th-6th ट्रेडिंग सेशन जब वो इन ग्रीन क्लोज होने की तैयारी, कैसा लग रहा है कि या फिर अभी भी यहाँ पर भी आपको कन्विक्शन नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है? अभी भी दूरी बना के रखे नेस्ले इंडिया से? नेस्ले इंडिया मेरे ख्याल से लॉन्ग होना चाहिए। नेस्ले इंडिया थोड़ा एग्रेसिव कॉल है। सुबह थोड़ा इंडिकेशन दिया था, लेकिन अब जो 2-3 घंटे से देख रहे हैं हम, मुझे आपको नजर आता है ट्रेड करें 1180 नेस्ले इंडिया। टाइट स्टॉप लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से हो सकता है करीब 1175 का, ज्यादा नहीं, मतलब 5 रुपए का है। अब वो मिलना चाहिए और इसका नियर टर्म टारगेट नेशनल इंडिया का 1200 का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से स्पिल ओवर ट्रेड BTC तौर पर भी बनता है नेशनल इंडिया। इंडिया एक बेहतरीन ट्रेड 1181.70 पे आज पहली बार टर्न लिया है निफ्टी FMCG ने। जरा प्लीज एक बार निफ्टी FMCG रखेंगेगा, क्योंकि कल के स्टैट्स पे जो मैं अपनी वो पल्स क्रिएट कर रहा था, लोअर लेवल से टर्न लिया है। और ये टर्न कहाँ से है एग्जैक्टली इसके आप ये समझिएगा कि 21 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक की जो सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी है, वहीं से टर्न लिया है इसने। चंदन, जैसे कि अभी हम रणनीति में बात करते थे इंडेक्स की, निफ्टी बैंक हायर लेवल पर प्रेशर विजिबल है। आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में क्या तब्दीली करी है? आई मीन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में कहाँ से अपना एक्सपोजर कम किया है? मैं लास्ट 1 महीने से जो आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, पहले आपने PSU बैंक्स को खेला अच्छी तरीके से, कुछ IT के रिवर्सल्स खेले, मेटल्स को खेला। अभी किस प्रकार की तब्दीली करी है? किन स्टॉक्स पे आप आ चुके हैं? और कोई हेजिंग के लिए क्या किया है आपने? कौन सी पुट पकड़ी हुई इस वक्त? जी बिल्कुल वीरू, देखिए हेजिंग तो नहीं फिलहाल फोकस कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 3-3.5 महीने से मार्केट रेंज में ही है। नीचे में 24,442, 24,333 बेस बना हुआ है, बट ऊपर में 25,200, 25,500 सप्लाई का काम कर रहा है। तो अभी तक रेंज बाउंड बायस है और इस रेंज बाउंड बायस में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे तो हम यूजुअली बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहे हैं विद द व्यू कि थीटा डीके का बेनिफिट मिले, फिक्स भी बड़ा नहीं है और मार्केट भी बड़े स्विंग नहीं दिखा रहा है। तो इंडेक्स में तो एज ऑफ नाउ यदि 25,400 का लेवल डिसाइसिवली तोड़ता है, तभी जाके व्यू चेंज होगा, तभी हम हेजिंग की तरफ फोकस करेंगे। बट यस, थीमेटिक व्यू पे हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। पहले हमने PSU बैंक्स का
पूरा थीम प्ले किया और इनफैक्ट उस टाइम हमारा ये भी सजेशन था कि पीएसयू ईटीएफ या पीएसयू बास्केट भी आप लेके इसको ड्राइव कर सकते हो। अभी हमारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन पे है, दिवाली बास्केट पे हम काम कर रहे हैं, बट साथ में 3 सेक्टर पे हमारा पॉजिटिव है। एक तो निफ्टी ऑटो हमें कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है, भले ही पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेशन हो। न्यू एज बिजनेस पूरा का पूरा अच्छा लग रहा है। न्यू एज बास्केट में देखें तो इटर्नल पेटीएम पॉलिसी बाजार जैसे काउंटर है। उसके अलावा वायर एंड केबल कंपनीज में पॉलीकेब और केआई है जहां पे अच्छा सेटअप मिल रहा है। तो इस तरह से चुनिंदा सेक्टर पे हम फोकस कर रहे हैं और मेरा मानना है कि इस मार्केट में जहां इंडेक्स पिछले 3-3.5 महीने से वहीं पे है, सिलेक्टिव सेक्टर ही आपको अल्फा जनरेट करते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये फिलहाल व्यू हो गया पीएसयू बैंक इंडेक्स पर, मेटल इंडेक्स पर, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर। चलिए अब बिग मार्केट वॉइस की कड़ी शुरुआत करते हैं और आज बाजार सेक्टर्स और कमाई वाले शेयरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जी। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अब मार्केट जिस तरीके से आज परफॉर्म किया है मार्केट ने, निफ्टी आप देखें, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक, साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में जिस तरीके से बिकवाली हावी होती हुई नजर आई है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के बाद, कैसा लग रहा है इस तरह ऊपर मार्केट? ओके, राजेश कोठारी जी से राब्ता नहीं हो पा रही, थोड़ी देर में उनसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और फिर सवाल जवाब लेंगे। लेकिन जिस तरीके से चंदन तापड़िया जी, आपसे ही मेरा सवाल है, गोल्ड और सिल्वर में हमने रैली देखी, हमने 56% गोल्ड जंप हुआ है, सिल्वर 69%, लेकिन ज्वेलरी स्टॉक्स करीब 36% गिरे हैं। 2025 में बात करें डेटा, तो इस गोल्ड और सिल्वर जिस तरीके से रैली हमने देखी, इसको, इस थीम को कैसे प्ले किया जाए? क्या ईटीएफ के जरिए हमें इस थीम को प्ले करना चाहिए? आपकी राय और आपका टेक क्या होगा इस पर? बिल्कुल, देखिए श्रेया जी, गोल्ड और सिल्वर पे पर्सनली हम काफी पॉजिटिव है और इनफैक्ट आपके चैनल पे काफी बार मैंने सिल्वर और गोल्ड दोनों लेने की भी सजेशन दिया है। विद द व्यू मैंने पर्सनली अभी डिस्क्लोज किया था कि मैं हर महीने सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ प्लस उनके बास्केट है उसमें रिकमेंडेशन कर रहा हूँ और इवन सारे रिलेटिव्स को भी सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये एक सेगमेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हो रहे थे, ग्लोबल सेंटीमेंट जिस हिसाब से ऊपर रहते, लग रहा था कि सेफ हेवन एसेट्स और प्रीशियस मेटल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो ऑलरेडी रैली हुई है। हमारा अभी भी मानना है कि सिल्वर और गोल्ड का रैली एक्सटेंड होना चाहिए 1,27,000 1,30,000 तक गोल्ड का, 1,65,000 तक सिल्वर तक का। तो ये मोमेंटम ये बरकरार रहना चाहिए। तो इसके 2-3 तरीके हैं, या तो आप गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ ले ले, और या कुछ काउंटर है जो सिल्वर से रिलेटेड है, वहां पे फोकस कर सकते हो। जैसा कि लास्ट टाइम हमने हिंद कॉपर की बात की या हिंदुस्तान जिंक की बात की। हिंद कॉपर में पिछले आप 5-6 वीक से देखो तो बड़ा मूवमेंट हुआ है, 230 वाला काउंटर लगभग 342 के आसपास चल रहा है। हिंदुस्तान जिंक में हालांकि इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया, बट फिर भी देखिए लास्ट वीक की रैली के बाद नीचे में लगभग 450 से लेके ऊपर में 490 तक के स्विंग बने। तो 2-3 तरीके, या तो आप यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को ईटीएफ के तरीके में ले ले, या फिर गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड कुछ काउंटर्स है, हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, या फिर प्रीशियस मेटल और या फिर फेरस नॉन फेरस मेटल। तो यही एक तरीका है। तो इक्विटी, नॉन इक्विटी और म्यूचुअल फंड तरीके से आप इस रैली को ड्राइव कर सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेंड इंटेक्ट है। कोई भी डिक्लाइन आता है तो गोल्ड सिल्वर में वापस खरीदारी आ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि फेस्टिव सीजन के चलते कोई भी डिप नहीं आएगा। कोई भी डिप आता है तो वापस एक नए रिकॉर्ड स्तर इन दोनों ही प्रीशियस एसेट मेटल में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए बीरू के पास चलते हैं और आज की मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं कैसी रही। बीरू बताइए। जी अनुज, ब्रेथ थोड़ी सी अगर आप देखें यहाँ पे आपको कमज़ोर नजर आएगी अनुज। एंड लुक एट शॉर्ट, और ये सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन है। कल के मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट कितने थे। कल 92 शॉर्ट थे। निफ्टी था 25,100 पे, आज 25,025 पर निफ्टी है और शॉर्ट्स कितने कैपिटलाइज हो रहे हैं। इवन बैंक्स, इवन आईटी के अगर आप देखें कुछ मेजर स्टॉक्स में आज शॉर्टिंग हुई है, जबकि आईटी इंडेक्स एक समय 1.5% ऊपर था। तो शॉर्ट सब्सटेंशियली हाई है आज के सेशन में। 8 में कवरिंग, 37 में लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग 17 में। तो लॉन्ग्स को खड़े रखने का पोटेंशियल भी कम नजर आया। देखिए बाकी जितने हैं ना ये इवेंट बेस्ड हैं। टाइटन को देखिए अपडेट के बाद। नाल्को मेटल्स में एक स्ट्रॉन्ग था कैंडिडेट, इन्फोसिस में रिवर्सल था, कोफोर्ज मिड कैप आईटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल, एंड सेम इज द केस विद एसबीआई कार्ड्स। लेकिन शॉर्ट कवरिंग थी आरबीएल में। आरबीएल में मेरे ख्याल से इस दौर की सबसे हाईएस्ट ट्रिक जाके क्लोज हुआ। आईएफएल फाइनेंस, रिलैक्सी 331 और एलटीआई माइंट्री। मिड कैप आईटी में अच्छे एफर्ट्स थे। लेकिन आज ईएमएस सेगमेंट कोलैप्स हुआ, आज रेलवे स्टॉक्स कोलैप्स हुए। यूरोमिंडा का स्टार प्राइस परफॉर्मर, कल मेरे ख्याल से इसने ऑल टाइम हाई छुआ था, आज ये कोलैप्स हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ। यानी आप देख रहे हैं किस प्रकार के स्टॉक्स में शॉर्ट बना। और रियलिटी
वह इस बाजार के सबसे कमज़ोर कड़ी आज यहाँ पे शॉर्ट बने। एम्बर एंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पे 3.5% नीचे रहा, शॉर्ट बने। और लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कहाँ कैश में कन्वर्ट हुए। हीरो मोटोकॉर्प में, कमेंस में एक ब्रेकडाउन था, बॉश, एनबीसीसी, गेल, इन सभी काउंटर्स में एक ब्रेकडाउन था। और मैं चलते चलते एक दो स्टॉक्स और आपकी स्क्रीन पर देता हूँ जहाँ पे ब्रेकडाउन के केसेस बन रहे हैं। मदरसन को देखिए बिलो 50 डेमा, डाबर को देखिए 480-175 पे, जबकि इंडेक्स थोड़ा सा पुल बैक ले रहा था आज लोअर लेवल से, लेकिन आज ये कोलैप्स हुआ। ये मानस डाबर पे आपका ठीक क्या होगा? आई मीन सबसे गंभीर परिस्थिति में स्टॉक है इस वक्त। 481, क्या चांसेस हैं क्या 463 तक ड्रिफ्ट होने के, जो कि इसका जून का, जो कि इसका अप्रैल का, जो कि इसका उस 3 महीने के क्लस्टर का लो है? बिल्कुल, देखिए डाबर में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है और देखिए स्टॉक पहले से ही वीक था। मेरे ख्याल से 570 रुपए से स्टॉक लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बना रहा था। अभी 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज ब्रेक किया था। आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 450 रुपए के आसपास का होगा। जो ट्रेडर है और शॉर्ट कर सकते हैं वो करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जहां आपको अपने स्टॉप लॉस 490 रुपए के ऊपर लगाने हैं। तो ये हो गई बात डाबर की। यहाँ पर आप चाहें तो शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। उसके अलावा और क्या, टाटा मोटर्स करीब 2.5% नीचे ट्रेड। राजेश सातपुते जी, टाटा मोटर्स में क्या एक शॉर्ट ट्रेड की शुरुआत हुई है यहाँ पर? कोई ट्रेंड रिवर्सल? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग टाटा मोटर्स थोड़ा डिसअपॉइंट किया था, लगा था कि ये 720 के ऊपर चलेगा, लेकिन ये कंप्लीट रिवर्सल है। मुझे लगता है ये फिर से 660 650 का लेवल टेस्ट करेगा। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है या आपको बनानी है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन, आप कह सकते हैं 690 का, 690-95 के ट्रैजेक्टरी में स्टॉप लॉस रखे और सेल करे। कल का एज ए बीटी एसटीबीटीवी टारगेट होगा करीबन 668 का, जो कि इसका स्विंग लो है। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं कि जैसे नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं इस समय कि बैन अपडेट बताई जाए आपको, लेकिन बैन अपडेट हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों तक ये जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता, शाम को लगता है कि स्टॉक्स बैन में आएंगे और उसके बाद सुबह पता चलता है कि नहीं, वो बैन में नहीं आए। तो इसके लिए वो स्टॉक्स को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी के लिए, जो बैन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं उस पर। लेकिन निफ्टी की क्लोज ख़राब है, ज़रा देखिए एक बार निफ्टी का इंटरडे लेकर आइए। 25,040 पर अब निफ्टी, और बैंक निफ्टी वापस अब 56,000 के नीचे आ रहा है। कहने को कह सकते हैं आपके डेलों पर बंद नहीं हुए हम, लेकिन श्रेया एक चीज़ क्लियर है, कल भी यही हुआ, आज भी यही हुआ। 2 बजे के बाद जमकर सेलिंग आ रही है और आखिरी के आधे 1 घंटे में जब सेलिंग आती है ना, थोड़ा सा नेगेटिव होता है। अच्छा, क्यों मैं आज ये एक व्यू ले रहा हूँ कि आपने लॉन्ग को स्क्वायर ऑफ करके जाइए, क्योंकि कल मुझे लग रहा है कि एक गैप डाउन भी हो सकता है मार्केट में। जिस तरीके की आज क्लोजिंग आ रही है ना, ये वो एक कल गैप डाउन का भी एक रिस्क रहेगा मार्केट में, तो उस वजह से। और ये स्ट्रॉन्ग मार्केट की निशानी बिल्कुल नहीं है। मार्केट में ट्रेंड बहुत जल्दी से बदलता है, फिर ट्रेंड बदला है। और मिड कैप देखिए आप, अब जब तक 2-3 दिन आपको अच्छी मार्केट ब्रेथ ना मिले तब तक लॉन्ग के बारे में भूल जाइए। ये देखिए ये मिड कैप, और वॉल्यूम देखिए किस वॉल्यूम के साथ सेलिंग आ रही है बड़े बड़े स्टॉक्स में। आज टाटा मोटर्स में फॉर एग्जांपल, अदानी पावर में फॉर एग्जांपल क्या वॉल्यूम पे सेलिंग आ रही है। वोडाफोन आइडिया में देखिए 100 करोड़ के वॉल्यूम पे आज सेलिंग है, ये इस तरीके की जो आप देख रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पर येस बैंक है, कैनरा बैंक देखिए आप, सुजलॉन देखिए आप, मतलब अच्छे बड़े बड़े हेविली ट्रेडेड स्टॉक्स जो हैं आज वो बड़े वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। अगेन कह रहा हूँ, शॉर्ट ना करना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट लॉन्ग्स को तो स्क्वायर ऑफ करके जाइए। एक बार जरा पॉइंटर्स दोबारा प्ले कर दीजिएगा जिन्होंने मिस कर दिया हो उनके लिए, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा इस समय मार्केट इतना टफ है कि थोड़ा हैंड होल्डिंग ज़रूरी है। तो लॉन्ग से बाहर निकले, और ये जब हमने व्यू लिया था तब हम 20-25 पॉइंट डाउन थे, अब तो हम 70 पॉइंट डाउन हो गए। और मार्केट में कुछ ना कुछ तो सेंस हो रहा है यहाँ पर। परसों तक ठीक था, कल दोपहर तक ठीक था, कल दोपहर से मार्केट वापस बदला है। आज का एफआई का डेटा देखेंगे, कल हमने एक दिन की बाइंग देखी थी, पता चला आज वही वापस बैक टू स्क्वायर वन। ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। बिल्कुल, और ब्रॉडर मार्केट्स में जिस तरह से बिकवाली आई वो थोड़ी कंसर्निंग है। स्मॉल कैप देखिए लगभग 1%, मिड कैप 1% और स्मॉल कैप में गेन्स। पूरा ये स्पेस आज टूटा।
5.5% से ज़्यादा की गिरावट आपको केन्स में नजर आएगा। साथ ही पूरा रियल्टी स्पेस, सिग्नेचर पर रियल्टी, साथ ही ओला इलेक्ट्रिक देखिए काफ़ी इसमें फंसे हैं लोग। गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में भयंकर बिकवाली। केन्स पर एक व्यू मानस जी आपसे, केन्स जिस तरीके से आज टूटा है, क्या ट्रेड अपना है यहाँ पे? शॉर्ट साइड के ट्रेड खुले हैं क्या? देखिए, मेरा समझना है कि शॉर्ट के लिए थोड़ा जल्दी है, क्योंकि स्टॉक अभी भी 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सही है कि स्टॉक में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन शॉर्ट करने के लिए तो कम से कम 7000 के लेवल ब्रेक हो जाने थे, उसके बाद ही शॉर्ट करेंगे। बट क्योंकि स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है और 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, इसलिए अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश शॉर्ट के लिए 7000 का लेवल ब्रेक हो जाने थे तभी शॉर्ट करें। ओके, तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो अभी शॉर्टिंग का व्यू इस स्टॉक पे नहीं ले रहे हैं। अभी आप वेट करेंगे फर्दर एक लेवल्स के ब्रेकडाउन का। लेकिन जो स्टॉक्स, एक बार निफ्टी रियलिटी लेके आइए डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रा। जो बात मैं कह रहा हूँ ना, आई मीन सबसे गंभीर समस्या जो है रियलिटी में है 724 पे डीएलएफ इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे। एक बार रखिएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लेके आइए, आप रूरल डेवलपर्स लेके आइए, सब के सब इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करते हुए 2031 पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आप समझ लीजिएगा कि ये दिसंबर 2023 के लेवल के पैरेलली अलाइंड है। तो कितनी वीकनेस है लोधा को मैं एक बार अपने चार्ट्स पे देखता हूँ। और ये जनाब 1129 पे, ये भी मई 2024 से लेकर अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ सबसे वीक पॉकेट्स जो है ना बाजार की वो है। कमिंस में मैंने कोलैप्स की बात की थी, लुक एट एबीबी एट 5126, ये भी इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी यानी फरवरी 2025 से लेकर अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में है। और एक स्टॉक और लेके आऊँगा IRCTC, जो कि एक IRFC, एक जो मूव बन रहा था वो कोलैप्स हुआ और ये भी डे लो पर। ज़्यादातर रेलवे स्टॉक्स में टुवर्ड्स द एंड प्रॉफिट टेकिंग आई, स्टॉक्स लोअर ट्रैजेक्टरीज पे जाके क्लोज होते हुए, क्लोज किसी लिहाज से अच्छा नहीं है। और सिर्फ अगर ये निफ्टी IT 1.5% ना ऊपर होता तो इस बाजार की रूपरेखा और रंग कुछ डिफरेंट होता है। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, और ख़राब है क्लोज, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड डे रनिंग मार्केट में ख़राब क्लोज मिलता हुआ निफ्टी 25,034 पर करीब 70-75 पॉइंट नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी ने लीड किया आज उस डिक्लाइन को, ये एक और ख़राब बात। और प्रोविजनल क्लोज 56,000 के नीचे है, हालांकि एक्चुअल क्लोज हो सकता है एडजस्टेड क्लोज 56,000 के ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा सा एक ख़राब क्लोज। निफ्टी IT ये करीब 1.5% ऊपर रहा निफ्टी IT इंडेक्स, तो यहाँ पर तेज़ी थी। मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप में 3/4% की गिरावट थी, स्मॉल कैप में करीब 0.5% की गिरावट आपको इस समय देखने को मिलेगी। तो और एडवांस डिक्लाइन देखिए, 1098 बढ़ने वाले शेयर और 1800 गिरने वाले शेयर। तो ये कुल मिलाकर अब तक का लेखा जोखा आपके लिए। निफ्टी करीब 75 पॉइंट नीचे था। आप सेक्टोरल लूजर्स पर आते हैं। सबसे ऊपर रियल एस्टेट करीब 2% नीचे था, ऑटोज़ 0.25% नीचे थे, डिफेंस इंडेक्स यहाँ पर भी गिरावट थी करीब 1.5% की, कैपिटल गुड्स 1.25% नीचे था, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट आई करीब 1% की, और निफ्टी ऑयल एंड गैस ये भी आपको गिरता हुआ दिखाई देगा ट्रेड में। गेनर्स में सिर्फ एक IT था, जैसे वीरू ने मेंशन किया, करीब 1.5% ऊपर रहा निफ्टी IT इंडेक्स। इंडेक्स लूजर्स पर आते हैं। सबसे ऊपर था आज टाटा मोटर्स, करीब 2.5% नीचे था ये स्टॉक। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2% की गिरावट थी। अल्ट्राटेक सीमेंट ये भी करीब आज 1.5% नीचे था। जियो फाइनेंशियल 0.2% नीचे आया। BEL में गिरावट थी करीब 1.5% से ज़्यादा की, और ONGC ये भी करीब 1.4% नीचे आया आज की ट्रेड में। गेनर्स में आज का स्टॉक ऑफ द डे टाइटन करीब 4% ऊपर। इन्फोसिस में शानदार तेज़ी थी आज 2.5% के गेंस। TCS में नंबर से पहले तेज़ी थी 2% की। टेक महिंद्रा 1.25% ऊपर था, HCL टेक भी 1.25% ऊपर, और मैक्स हेल्थ केयर ये भी करीब 1% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ये एक मार्केट का ओवरऑल माहौल थोड़ा सा खराब क्लोज सेकेंड में। जय, इसे कहते हैं अनुज, पूरा मोमेंटम बिखर गया, आधा हफ्ता गुजर गया, अब बुधवार भी हो गया, बची है गुरुवार और शुक्रवार की बारी। तो कल मुनाफे की तैयारी मिलेंगे आपसे, और कोई भी प्रश्न अगर आपका हो तो आपके इन्वेस्टमेंट से और ट्रेड से संबंधित तो ज़रूर पूछिएगा। और कल मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।